प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है। पीहू मुझे पर्सनली बहुत ही क्यूट, इंटेलिजेंट और स्वीट लगती है। इतनी छोटी सी एज में इतनी अंडरस्टैंडिंग और इनोसेंस देखकर दिल खुश हो जाता है। आप लोगों को पीहू कैसी लगती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक बात मैंने नोटिस की है, यहाँ एक सब्सक्राइबर का नाम सिया है, जो बिल्कुल हमारे हीरोइन के जैसा है। आपको कैसा लगता है जब आपका नाम स्टोरी के फीमेल लीड सिया से मैच करता है? मैं काफ़ी उत्सुक हूँ आपके ख्याल जानने के लिए, तो कमेंट्स में आप भी अपनी राय ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 511। बस तुम एक बार हाँ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम जनरल बनोगे। ये सुनते ही नागपुर गांव के उस आंगन में मौजूद हर शख्स, सिवाय कपूर परिवार के, आखिरकार समझ गया। जनरल हर्षवर्धन और उनकी टीम ने देवांश को पहले भी न्योता दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसीलिए इस बार वे खुद चलकर उसे मनाने आए हैं। हे भगवान, अगर मैं उसकी जगह होता तो बात सिर्फ खानदान का नाम रोशन करने की न होती, बल्कि आज से मेरे नाम से ही नया खानदान शुरू होता। और बस इसी सोच के साथ अनिल पाटिल और बाकी गांव वालों की आंखों में जलन उतर आई, मानो उनकी आंखें खून के आंसू रो रही हों। यहाँ तक कि तुषार यादव जैसे उसके पुराने क्लासमेट्स के दिलों में भी इस पल एक अजीब सी हलचल मच गई। लक्ष्मी ठाकुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि आंखों के किनारों की झुर्रियों में खीलें खिल जाएं। इसमें मुश्किल ही क्या है, बस मेरे जाने का इंतजार करो। लक्ष्मी ठाकुर ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि दीपिका और सिया ने एक साथ उनकी आस्तीन जोर से खींची। सिया को भी स्थिति का एहसास हो गया था, इसलिए उसने हाथ छोड़ दिया और दीपिका को बोलने दिया। ये देखते ही दीपिका ने लक्ष्मी के कान में फुसफुसाया, माँ, अगर इस काम में जान का खतरा हुआ तो क्या आप देवांश के लिए ऐसे ही फैसला ले लेंगी? ये सुनते ही लक्ष्मी तुरंत होश में आई और उनके चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। तुम देवांश से किस काम में मदद चाहते हो? इसमें कोई जान का खतरा तो नहीं है ना? आप इस बात पर बिल्कुल निश्चिंत रहें, न केवल इसमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम कॉमरेड देवांश को बहुत ही शानदार सुविधाएं भी देंगे, जनरल हर्षवर्धन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये कैसे मुमकिन है? आप लोग हमें ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? दीपिका ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हर्षवर्धन और बाकी लोगों को शक की निगाह से देखा। आखिरकार आजकल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दीपिका की बातों से हर्षवर्धन एकदम निशब्द हो गए। मजबूरन उन्हें थोड़ी जानकारी देनी पड़ी। कॉमरेड देवांश ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें हासिल की हैं और इन तकनीकों की हमें सख्त जरूरत है। इसलिए वह जानते थे कि घरवालों को यह नहीं पता कि देवांश एक सिद्ध महागुरु है। चूंकि देवांश इसे गुप्त रखना चाहता था, तो स्वाभाविक रूप से वे उसका भेद नहीं खोल सकते थे, वरना वे देवांश को अपना मुख्य प्रशिक्षक बनने के लिए कैसे मना पाते? और आंतर शक्ति प्रक्षेपण को एक तकनीक कहना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि देवांश आपको ये तकनीक सिखाए? दीपिका ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। हर्षवर्धन को सिर हिलाते देख दीपिका ने और कुरेदा, इस तकनीक से आम जनता को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? आप निश्चिंत रहें, जब तक कॉमरेड देवांश सहमत हैं, ये पूरी तरह से देश और जनता दोनों के हित में होगा, हर्षवर्धन ने गारंटी दी। ये सुनकर दीपिका को आखिरकार चैन आया।
उसने पहले सिया की ओर देखा और उसे भी सिर हिलाते देख उसने लक्ष्मी की ओर सिर हिलाया, यह इशारा करते हुए कि मामला ठीक है। ये देख लक्ष्मी ने हर्षवर्धन से कहा, ठीक है फिर आप रुकिए, मैं उसे मनाती हूँ। अगर वो नहीं माना तो मैं उसके बाप से कहकर उसकी खाल खिंचवा दूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी ने देवांश को बुलाया और उससे सवाल किया, जब ये देश और जनता दोनों के भले का काम है तो तू इसके लिए हाँ क्यों नहीं कर रहा। देवांश ने बेबसी से कड़वी मुस्कान के साथ कहा, माँ मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं इतना सब कैसे संभालूंगा। अब जब मुझे अक्ल आ गई है तो मैं बस चाहता हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहे। बाकी दुनिया के मामलों की अपनी किस्मत है, मुझे उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर लक्ष्मी सन रह गईं। ये पहली बार था जब उन्होंने देवांश के असली विचार सुने थे और ऐसी सोच के सामने वह उसे और मनाने की हिम्मत नहीं कर सकी। आखिर क्या कोई कह सकता है कि उसका सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीना गलत है। यह क्या बकवास है। लेकिन बलवंत ठाकुर को इन बारीकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तुरंत उसे डांटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, गरीबी में खुद को सुधारो और अगर संपन्न हो जाओ तो दुनिया का भला करो। क्या अब जब तेरे पास काबिलियत आ गई है तो तू उस देश को भूल गया जिसने तुझे जन्म दिया और पाला। देवांश जानता था कि उसके पिता के आदर्श बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने ऊंचे होंगे कि उसके पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं बचे। पिताजी मैं समझ गया, मैं फिर से सोचूंगा। देवांश ने टालने की रणनीति अपनानी चाहिए। कॉमरेड देवांश, क्या हमने जो शर्तें पहले रखी थीं वो काफ़ी नहीं थीं? हर्षवर्धन ने बेचैनी से पूछा, फिर वादा किया। कॉमरेड देवांश, ये जनरल ध्रुव खन्ना हैं, हमारे मिलिट्री रीजन के पुराने चीफ जो अब और भी ऊंचे पद पर हैं। हमने विशेष रूप से ओल्ड चीफ को यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आप अपनी शर्तें रख सकें, क्योंकि अगर हमारा मिलिट्री रीजन फैसला नहीं ले सकता तो ओल्ड चीफ अंतिम फैसला ले सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए पूरा आंगन गूंज उठा, यहाँ तक कि बूढ़े जगदीश कपूर की आंखों में भी चमक आ गई। अपनी शर्तें जैसे चाहो वैसे रखो, इसका मतलब तो ये हुआ कि वह जनरल के पद के बारे में भी सोच सकता है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो क्या देवांश 30 साल से कम नहीं, 40 से कम या 45 से भी कम उम्र में देश का पहला जनरल नहीं बन जाएगा? ये कैसी कल्पना थी। सुनहरा भविष्य शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ रहा था, यहाँ तक कि जगदीश कपूर भी इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तुझे अभी भी सोचना है कि देश और जनता का भला करना चाहिए या नहीं? क्या तू फिर से मार खाना चाहता है? ये देखकर कि हर्षवर्धन ने इतना कुछ कह दिया और देवांश फिर भी टस से मज नहीं हुआ, बलवंत ठाकुर अपनी बेल्ट खोलने ही वाले थे कि दीपिका और लक्ष्मी ने उन्हें एक साथ रोक लिया। दीपिका ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ सब बड़े लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि देवांश की उनके सामने बेइज्जती हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बलवंत ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हड़बड़ाकर बात संभालने की कोशिश की। तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरी बेल्ट ढीली हो गई है, क्या मैं इसे कस भी नहीं सकता? ये कहते हुए शक से बचने के लिए बलवंत ठाकुर ने सचमुच गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपनी बेल्ट को एक छेद और कस लिया। हाथ हटाते ही उनके चेहरे पर एक बहुत ही असहज भाव आ गया। इस बूढ़े बाप ने अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए सचमुच अपनी जान लगा दी। पिताजी ऐसा नहीं है कि मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन आप माँ की हालत जानते हैं। अगर मेरी ये तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो क्या आपको तब भी लगेगा कि ये देश और जनता के भले के लिए है? देवांश ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए जवाब दिया। यह बलवंत ठाकुर पल भर के लिए निशब्द हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि देवांश की बात का क्या जवाब दें। फिर देवांश ने हर्षवर्धन की ओर देखा और कहा, मेरी माँ से आपकी माफ़ी ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। आप इस बात पर निश्चिंत रह सकते हैं, हमारे छात्र बिल्कुल बेहतरीन चरित्र और नेक दिल वाले लोग हैं। हर्षवर्धन ने जल्दी से भरोसा दिलाया। देखते हैं, आखिरकार ज्ञान आसानी से नहीं दिया जा सकता और न ही तकनीकें। देवांश ने टालमटोल जारी रखी, तुरंत हाँ नहीं की। हर्षवर्धन और बाकी लोग अब समझ गए थे कि देवांश ने तुरंत हाँ इसलिए नहीं की क्योंकि उसे उनका प्रस्ताव कम लगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसे बहुत ऊंचे नजरिए से देख रहा था। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, देवांश के लिए उनका सम्मान और भी बढ़ गया। हर्षवर्धन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सीधे कहा, लगता है हम सब ने कॉमरेड देवांश को गलत समझा। हमने खास तौर पर ओल्ड चीफ को भी बुलाया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि कॉमरेड देवांश को सुविधाओं की कोई परवाह ही नहीं है। ध्रुव खन्ना, जिनके सिर पर सफ़ेद बाल थे, इस मौके पर बोले, नौजवान साथी, तुम इस बार मानो या न मानो, मैं ध्रुव खन्ना तुम्हें गारंटी देता हूं कि बस तुम पद संभाल लो, भविष्य में नतीजे चाहे जो भी हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक जनरल का रैंक हासिल करो। अध्याय 512। तुम इन चीज़ों को खिलौने कहते हो। आंगन में पूरी तरह से हंगामा मच गया। कंधों पर जनरल का सितारा, ये किस स्तर की बात है?
एक जनरल, एक असली जनरल। देश भर में लगभग 1 करोड़ सैनिकों में से हर साल केवल कुछ दर्जन लोग ही जनरल बन पाते हैं। 10,000 में एक कहना तो बहुत विनम्रता होगी, ये कम से कम 1 लाख में एक की बात है। कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी कर्नल के रैंक पर अटके रह जाते हैं, और चाहे वे अपना सब कुछ लगा दें, वे कभी उस ड्रैगन गेट को पार करके उन दुर्लभ कुछ प्रतिशत लोगों में शामिल नहीं हो पाते, और पूरी उम्र इसका मलाल रहता है। लेकिन देवांश की उम्र अभी क्या है? वह अभी 26 का है, 27 का भी नहीं हुआ, और उसे वास्तव में जनरल नियुक्त किया जा रहा है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? अगर यह वाकई सफल हो गया तो क्या देवांश पूरे देश का सबसे युवा मेजर जनरल नहीं बन जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान सक्रिय मेजर जनरल में सबसे छोटा भी 47 साल का है, और देवांश उससे पूरे 21 साल छोटा है। भले ही भविष्य में देवांश का रैंक इससे आगे ना बढ़े, बस ये तथ्य कि उसे 30 साल से पहले जनरल नियुक्त किया गया, उसका नाम इतिहास में दर्ज करने के लिए काफी है। और उनके ठाकुर परिवार की वंशावली निश्चित रूप से उसके पन्ने से लिखी जानी शुरू होगी। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, आंगन में मौजूद हर कोई सन रह गया। यहाँ तक कि हर्षवर्धन को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके ओल्ड चीफ देवांश को इतनी आकर्षक शर्तें देंगे। यहाँ तक कि अनजाने में उनका मुंह खुला रह गया, चेहरा आश्चर्य से भर गया। और जगदीश कपूर, रिया कपूर, ईशा देशमुख, विक्रमजीत सिंह, लव्या सालियान, बेला बख्शी, प्रिया व्यास, दीपिका, सिया, बलवंत ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर और बाकी सब, उनके चेहरों पर इस पल किसी और से कम दहशत नहीं थी। खासकर सिया, जो पहले से ही मन सपने बुन रही थी कि अगर देवांश मान गया तो जब बाद में पीहू अपनी क्लास में दूसरों को अपने पिता का परिचय देगी तो क्या वह गर्व से नहीं कह सकेगी, मेरे पापा एक जनरल हैं। जैसे ही उसने पीहू के ये कहने के बाद शिक्षकों की हैरान नजरों और सहपाठियों की ईर्ष्या भरी नजरों की कल्पना की, सिया को लगा जैसे उसका खून खौल उठा हो। मैं गलती से सोचती थी कि वो भाई लोग या गुंडों के बीच का है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें वास्तव में जनरल बनने की काबिलियत है। सिया ने मन ही मन सोचा, देवांश पर और भी गर्व महसूस करते हुए। हालांकि जैसे ही हर कोई हैरान, चकित, ईर्ष्यालु, विस्मित, भावुक और यहाँ तक कि जल भुन रहा था, देवांश ने बस हल्का सा सिर हिलाया। इसकी कोई जल्दी नहीं है, नए साल के बाद बात करते हैं। मिस्टर देवांश, एक युवा जनरल, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे डर है कि देरी से अड़चनें आ सकती हैं। बेहतर है इसे अभी स्वीकार कर लें। आंगन के गेट पर खड़े जगदीश कपूर, हर्षवर्धन और बाकी लोगों के बोलने से पहले ही चिल्ला पड़े। वे इतने बेचैन इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि देवांश को रोके रखने से मिलिट्री रीजन को फायदा होगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे देवांश के भविष्य को बहुत फायदा होगा। वास्तव में देवांश की मौजूदा साधना को देखते हुए अगर वह ऐसे ही विकास करता रहा तो यह असंभव नहीं कि वह सेना में उस महान हस्ती की बराबरी करने वाला दूसरा व्यक्ति बन जाए। जैसे ही जगदीश कपूर बोले, ईशा देशमुख और बाकी लोगों ने तुरंत उनसे आग्रह किया, इस डर से कि कहीं ओल्ड मिस्टर ध्रुव खन्ना नाराज होकर देवांश से अपना वादा वापस न ले लें। लेकिन देवांश को इस पद की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस हाथ हिलाया और ध्रुव खन्ना और बाकी लोगों से कहा, आप लोग दूर से मेहमान बनकर आए हैं और मुझे लगता है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। मेरी माँ के हाथ की नूडल्स बिल्कुल लाजवाब हैं, क्यों न थोड़ा चखा जाए। ध्रुव खन्ना देवांश के इनकार से नाराज नहीं हुए, इसके बजाय वे शोहरत और दौलत के प्रति देवांश के बेपरवाह रवैये से और भी खुश हुए। इसलिए वे दिल खोलकर हंसे, बिल्कुल, हमें जरूर चखना चाहिए, धन्यवाद मैडम लक्ष्मी। हर्षवर्धन और बाकी लोगों ने भी कहा कि उन्हें एक कटोरा चाहिए और लक्ष्मी दीदी का शुक्रिया अदा किया। बार बार धन्यवाद सुनकर लक्ष्मी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि कैसे पेश आएं। वह बस बार बार यही कह सकी कि यह कुछ भी नहीं है। फिर मजाक में देवांश की बांह पर मुक्का मारा और फुसफुसाते हुए उसे डांटा, तुझे बस डींगे मारना आता है। वो इतनी भी स्वादिष्ट कैसे हो सकती हैं जितना तू कह रहा है। अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या हम उन्हें नाराज नहीं कर देंगे? ये साफ था कि लक्ष्मी घबराई हुई थी। आखिरकार उन्होंने इतनी लंबी उम्र जी थी और कभी असल जिंदगी में इतने बड़े अधिकारियों से नहीं मिली थी। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए नूडल्स पकाना तो दूर की बात थी। अगर उन्होंने अच्छा नहीं बनाया तो क्या वह अपने बेटे की नाक नहीं कटवा देंगी? मेरी माँ की नूडल्स सबसे बेस्ट हैं, किसे पसंद नहीं आएंगी? लेकिन देवांश ने कुछ नहीं छुपाया और जोर से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, झुंझलाई हुई लक्ष्मी ने तुरंत देवांश की बांह पर फिर से मुक्का मारा और फिर नूडल्स पकाने के लिए घर के अंदर चली गईं। क्या आप सबने खाना खा लिया? देवांश आंगन में खड़ा होकर ईशा देशमुख, जगदीश कपूर और बाकी लोगों को देखते हुए पूछा। ये सुनते ही, चाहे उन्होंने खाया हो या न खाया हो, सबने जोर से सिर हिलाया। वे रुकना चाहते थे और लक्ष्मी के हाथ का खाना चखना चाहते थे। आखिरकार वे एक सिद्ध महागुरु की मां के हाथ के पके नूडल्स थे, ऐसी चीज जो हर किसी को नसीब नहीं होती। हालांकि ये देखकर देवांश तुरंत हंसा और बोला, अगर नहीं खाया तो अपना इंतजाम खुद करो। हमारे पास बस सीमित नूडल्स हैं और तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है।
ये सुनते ही ध्रुव खन्ना और बाकी लोग, जो कंधों पर 2-3 जनरल के सितारे होने के बावजूद खुद को श्रेष्ठ नहीं महसूस कर रहे थे, अचानक अब खुद को वीआईपी महसूस करने लगे और न चाहते हुए भी अपनी पीठ थोड़ी सीधी कर ली। सिर्फ वे ही नहीं, तुषार यादव और लकी तनेजा भी इस पल वैसे ही थे, एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में गर्व और आत्मसंतुष्टि देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने उस खाने का स्वाद चखा था जो ईशा देशमुख और जगदीश कपूर जैसे लोग भी नहीं चख सके, भले ही वह नूडल्स नहीं थे, लेकिन उस समय रोटियों का आटा लक्ष्मी ने खुद गूंथा था। और तो और कुछ साल पहले जब वे ठाकुर परिवार आए थे, उन्होंने वाकई लक्ष्मी के हाथ का खाना खाया था और बस यही काफी था ईशा देशमुख और बाकी लोगों के सामने सीना तानने के लिए। ईशा देशमुख और जगदीश कपूर निराश नहीं हुए, आखिरकार उनमें से इतने सारे लोग थे, यह मुमकिन नहीं था कि लक्ष्मी से सबके लिए नूडल्स पकाने को कहा जाए। इसलिए ईशा देशमुख ने तुरंत ताली बजाई और उनके बॉडीगार्ड्स तुरंत समझ गए, बिना देरी किए आंगन के बाहर दौड़ पड़े तोहफे लाने के लिए। जैसे ही उन्होंने पहल की, लव्या सालियान, 8 देशों का गठबंधन, विक्रमजीत सिंह और कपूर परिवार सभी हरकत में आ गए और थोड़ी ही देर में लोगों की आवाजाही से गांव वालों का सिर चकरा गया। मिस्टर देवांश, मुझे नहीं पता कि आपके माता पिता क्या पसंद करते हैं, इसलिए मैं बस कुछ छोटी मोटी चीजें ले आई। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर देवांश बुरा नहीं मानेंगे, ईशा देशमुख ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, नायाब खजाने अंदर लाए गए। पन्ना रक्त मूंगा, 1000 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, ड्रैगन स्केल ब्लड एंजेलिका, मनचाहा जेड रुई और भी बहुत कुछ, वे सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी देखी जाती हैं, बेहद कीमती। यहाँ तक कि देवांश भी उन्हें देखकर माथे पर बल डालने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, तुम इन चीजों को छोटी मोटी चीजें कहती हो? ईशा देशमुख के चेहरे पर जीत का भाव था, लेकिन उनके शब्द बेहद विनम्र थे, इनकी कोई खास कीमत नहीं है, मुझे बस उम्मीद है कि मिस्टर देवांश और आपके माता पिता को ये तुच्छ न लगें। ओह, और मैंने दीपिका दीदी के आने जाने के लिए एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास भी यहाँ मंगवाई है। ये सुनते ही दीपिका की आंखें चमक उठी, लेकिन वह शांत रही, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। आखिरकार ये देवांश का एहसान था और वह अपनी पसंद जाहिर करके देवांश को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। ईशा देशमुख के तोहफे देने के बाद विक्रमजीत सिंह और बाकी लोगों ने भी अपने तोहफे पेश किए, जिससे बलवंत ठाकुर, सिया और पीहू की आंखें लगभग चुंधिया गईं। हालांकि उन्हें कुछ चीजें बहुत पसंद आईं, लेकिन उन्होंने भी दीपिका की तरह भावहीन चेहरे बनाए रखे, जिससे ये बताना नामुमकिन था कि उन्हें वे चीजें पसंद आईं या नहीं। यहाँ तक कि पीहू भी खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसने कोई आवाज नहीं की, मानो उसे सामने रखी किसी भी चीज में दिलचस्पी न हो। सचमुच वह इतनी समझदार थी कि दिल भर आया। आंगन में खड़े गांव वाले अलग थे, जैसे जैसे वे तरह तरह के तोहफे अपनी नजरों के सामने से गुजरते देख रहे थे, जलन से उनके मुंह में पानी आ गया। इनमें से कई चीजें ऐसी थीं जो उन्होंने टीवी पर भी शायद ही कभी देखी थीं, और अब वे सब एक साथ उनकी आंखों के सामने थीं, जिससे उनका दिमाग पल भर के लिए सुन्न हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या देखें। तुषार यादव और बाकी लोग भी दुनिया देख चुके थे, लेकिन इस पल वे भी निशब्द थे, अपने सामने रखे तरह तरह के तोहफों से हैरान। काफी देर बाद मोटे लकी ने मुश्किल से थूक निगला और तुषार से फुसफुसाते हुए पूछा, इनमें से कोई भी चीज कम से कम कई लाखों की तो होगी ना? तुषार ने सिर हिलाया, बाकी का तो पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि देशमुख परिवार के तोहफों में वह बाहर खड़ी मर्सिडीज बेंज जी क्लास शायद सबसे सस्ती चीज होगी। ... लकी और डिम्पल ढिल्लन और बाकी सब सन रह गए। कई करोड़ की मर्सिडीज बेंज जी क्लास सबसे सस्ती है। देशमुख परिवार सचमुच अमीर और ताकतवर है। लकी ने कुछ देर तक उनसे ईर्ष्या की, फिर दोबारा पूछा, क्या वे वाकई देवांश को नए साल की बधाई देने आए हैं? वरना और क्या, तुषार ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? आखिर देवांश की पहचान क्या है कि वे इन तोहफों पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, सिर्फ उसे नए साल की बधाई देने के लिए? लकी ने धीमी आवाज में पूछा, उसका चेहरा उलझन से भरा था। तू मुझसे पूछ रहा है, मैं किससे पूछूं? तुषार ने कंधे उचकाए, वह भी लाचार लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। जब वे सब चले जाएंगे, हम देवांश को पकड़ेंगे और उगलवाएंगे, मुझे विश्वास नहीं कि वो बोलेगा नहीं। ये सुनते ही लकी तनेजा का जोश तुरंत बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ी और कहा, चल बेटा तुषार, जल्दी मुझसे पूछ कि क्या मुझे देवांश से भिड़ने का भरोसा है। तुषार डिम्पल गुंजन वेदिका। कपूर परिवार ने तब तक इंतजार किया जब तक बाकी सब ने अपने तोहफे नहीं दे दिए, फिर जैसे देर से आए हों, अपने तोहफे सबसे अंत में लाए। और तो और जो चीजें वे लाए थे वे न केवल कम थी बल्कि बहुत ही अनोखी थी, जिससे पुराने गांव वाले उलझन में पड़ गए। उन सबको लगा कि कपूर परिवार इतना खास नहीं है, सिर्फ ऐसी मामूली चीजें लाया है। लेकिन यह वही अनोखे और कम तोहफे थे जो जब आंगन में आए तो आंगन में मौजूद सभी नौजवानों, खासकर दीपिका, सिया, वेदिका, डिम्पल, ईशा देशमुख और लव्या सालियान जैसी महिलाओं की आंखें चमक उठीं।
और सिर्फ ये नौजवान ही नहीं, यहाँ तक कि ध्रुव खन्ना और हर्षवर्धन जैसे सुपर बिग शॉट्स भी इस पल रिया कपूर के हाथ में मौजूद चीज को ललचाई नजरों से घूर रहे थे। उनके चेहरे उम्मीद से भरे थे। अध्याय 513, हर फन में माहिर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रिया कपूर 2 बेहद सादे बॉक्स लिए हुई थी, जिनका आधार सफ़ेद था और नीचे की तरफ हल्का हरा रंग सजा हुआ था। बारीकी से देखने पर पता चलता था कि सफ़ेद रंग साफ आसमान का प्रतीक था और हल्का हरा रंग सीधे पतले नानहाई बांस के तने थे। इन बांस के तनों के बिल्कुल बीच में पानी का एक बुदबुदाता हुआ कुंड था। उसकी साफ लहरें जीवन से भरी थीं, मानो बांस खुद इस कुंड से पोषित हो रहे हों, जिससे वे इतने हरे भरे और घने थे। कुंड में कोई भी एक सुंदर स्त्री की पीठ की धुंधली झलक देख सकता था। उसकी बाहें फैली हुई थीं जैसे वह खुद को अशुद्धियों से मुक्त कर रही हो। वह स्त्री इस पल अपना सिर घुमाकर अपनी संगमरमर जैसी बाहों को देख रही थी, एक ऐसा आकर्षण बिखेर रही थी जो एक ही नज़र में किसी को भी मोहित कर ले। और केवल उसका प्रोफाइल देखकर हर किसी को स्वाभाविक रूप से उस शांत कुलीन हस्ती की याद आ गई, सायरा सालियान। स्त्री के सिर के ऊपर आसमान में प्राचीन छोटी मुहर लिपि में 4 बड़े अक्षर छपे थे, निर्मल जल। ये 4 छोटे मुहर अक्षर पैकेजिंग के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे वे वहीं होने के लिए बने हों, बिना किसी अजीबोगरीब एहसास के। ये वही पूरी तरह से एकीकृत पैकेजिंग थी जिसने सभी नौजवानों और ध्रुव खन्ना जैसे दिग्गजों का ध्यान खींचा। रिया कपूर सबकी नज़रों के बीच निर्मल जल के गिफ्ट बॉक्स लेकर सीधे लक्ष्मी ठाकुर के पास गईं, जो अभी अभी नूडल्स लेकर बाहर आई थीं, और एक सौम्य मुस्कान के साथ बोली, आंटी आपको नया साल मुबारक हो, अच्छी सेहत और सब कुछ अच्छा हो। ये नए लॉन्च किए गए स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और ये बेहद असरदार हैं, दाग धब्बे मिटाने और बुढ़ापे और झुर्रियों से लड़ने में सक्षम हैं। हालांकि आंटी कुदरती तौर पर खूबसूरत हैं और उन्हें इन दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोने पे सुहागा लगाने में कोई हर्ज नहीं है ना? रिया कपूर सचमुच लोगों को संभालने में जीनियस थी। जब लोगों के दिलों को समझने की बात आती तो वह बिल्कुल उस्ताद थी। जानती थी कि कोई भी महिला, यहाँ तक कि लक्ष्मी जैसी गांव की महिला भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लालच से बच नहीं सकती। इसके अलावा उनके शब्द एकदम सही थे। उन्होंने न केवल लक्ष्मी की तारीफों के पुल बांधे बल्कि तोहफे के खास प्रभावों की भी तारीफ की और लक्ष्मी की चिंताओं को दूर किया। यह एक तीर से 3 शिकार करने जैसा था। तोहफा सीधे लक्ष्मी के दिल तक पहुंचाया तो लक्ष्मी, जिन्होंने दूसरों के तोहफों पर नजर तक नहीं डाली थी, रिया कपूर की बातें सुनने के बाद देवांश को अर्थपूर्ण नजरों से देखा, मानो अपनी आंखों से पूछ रही हों कि क्या वह इन्हें स्वीकार कर सकती हैं। देवांश को हल्का सा सिर हिलाते देख लक्ष्मी ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और एक खिली हुई मुस्कान के साथ उन नफासत से पैक किए गए बॉक्स को ले लिया। दोनों बॉक्स को पकड़कर उन्होंने उन्हें जांचा और थोड़ी चिंता के साथ कहा, पैकेजिंग इतनी सुंदर है, ये तो बहुत महंगा होगा ना? आंटी, ये महंगा नहीं है, बस कुछ 150 रुपये का है। रिया कपूर ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के झूठ बोला। शब्द बस धारा प्रवाह निकल गए। लेकिन जब ये शब्द दीपिका जैसे नौजवानों के कानों में पड़े तो उनके मुंह न चाहते हुए भी फड़कने लगे। ऐसी चीज जिसकी एक बोतल की कीमत 16,000 है या एक बॉक्स के लिए 32,000, यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट प्राइस पर भी कुल 20,000 है, और तुम कह रही हो कि यह सिर्फ कुछ 100 रुपये का है। रिया कपूर, क्या तुम्हारी अंतरात्मा को चोट नहीं पहुंचती? जब लक्ष्मी ने सुना कि यह केवल कुछ 100 रुपये का है तो उन्होंने इसे साफ अंतरात्मा और बिना किसी बोझ के तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर तो आंटी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हैं। इतना कहकर लक्ष्मी ने दोनों स्किन केयर गिफ्ट बॉक्स सिया को सौंप दिए और मुस्कुराते हुए कहा, माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे लो और इस्तेमाल करो। सिया, रिया कपूर का मुंह फड़क गया। आंटी, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है कि आपने मेरा दिया हुआ तोहफा इतनी बेबाकी से अपनी बहू को सौंप दिया? क्या आप मेरे जाने तक का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थीं? या कम से कम मेरी पीठ पीछे करती या अंदर जाकर बहू को देती? ऐसे ही दे दिया। हालांकि रिया कपूर के संयम के साथ वह ऐसी छोटी बात पर अपनी भावनाएं कैसे दिखा सकती थीं। उसने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, आंटी कृपया ये गिफ्ट बॉक्स अपने पास रखें। मैंने सिया जी और दीपिका दीदी के लिए भी कुछ तैयार किए हैं। बस गाड़ी थोड़ी दूर पार्क है, इसलिए मैं अभी उन्हें नहीं ला पाई। जैसे ही रास्ता साफ होगा मैं गाड़ी अंदर मंगवा लूंगी। आंगन में मौजूद नौजवानों ने ये सुना और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ऐसी चीज जो बाजार में मिलना नामुमकिन है और तुम पूरी गाड़ी भरकर लाए हो। खासकर दीपिका और सिया, जिनकी उंगलियां कल बुकिंग करने की कोशिश में लगभग घिस गई थीं और अब उन्हें यह आज मिल सकता है। क्या ये कुछ ज्यादा ही सपना नहीं है? यह ऐसा है जैसे कोई नया फोन जिसके प्री ऑर्डर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपका क्लासमेट पहले ही सोशल मीडिया पर उसके बारे में पोस्ट कर रहा हो। क्या ये गुस्सा दिलाने वाला नहीं होगा? और हालांकि रिया कपूर ने यह कहा, फिर भी उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। बस उस एक नज़र के साथ कपूर परिवार के सदस्यों में से कोई तुरंत समझ गया और आंगन से बाहर भागा, मुख्य सड़क की ओर। जल्द ही वह शख्स वापस दौड़कर आया, हर हाथ में 4 गिफ्ट बॉक्स, कुल 8 बॉक्स, चुपचाप
रिया कपूर के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा। दीपिका दीदी, सिया जी, मैं वाकई माफ़ी चाहती हूँ, यह मेरी भूल थी और मैंने आपको हंसने का मौका दिया, रिया कपूर ने बेहद विनम्रता के साथ कहा, जिससे दीपिका और सिया को थोड़ी अजीब महसूस हुआ। रिया कपूर, तुम मुंबई की निर्विवाद रानी हो। आमतौर पर तुम बहुत ऊंचे मकाम पर होती हो, दूसरों का सम्मान प्राप्त करती हो। तुम हम जैसी दो छोटी मछलियों के प्रति इतनी विनम्र कैसे हो सकती हो? हालांकि वे भी निर्मल जल बहुत चाहती थीं, लेकिन रिया कपूर के व्यवहार ने उन्हें इसे स्वीकार करने में झिझक पैदा कर दी। इसलिए उन्होंने भी देवांश की ओर देखा और देवांश को सिर हिलाते देखने के बाद उन्होंने धन्यवाद कहा और प्रत्येक ने दो दो गिफ्ट बॉक्स ले लिए। 4 गिफ्ट बॉक्स बचे होने पर रिया कपूर बड़ी समझदारी के साथ तुषार और बाकी लोगों के पास गईं और मुस्कुराते हुए पूछा, आप सब मिस्टर देवांश के मिडिल स्कूल क्लासमेट्स हैं न? वाकई आप सभी होनहार लोग हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है और मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, बस मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक। कृपया इसे स्वीकार करें। इसके साथ रिया कपूर ने डिम्पल, गुंजन और वेदिका प्रत्येक को एक एक गिफ्ट बॉक्स दिया। हालांकि तीनों में से किसी के पास पैसों की कमी नहीं थी और बाजार में आने के बाद वे इसे खरीद सकते थे, लेकिन जल्दी आनंद लेने का ये विशेषाधिकार अभी भी उन्हें बेहद रोमांचित कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये रिया कपूर की तरफ से वेलकम गिफ्ट था। रिया कपूर मुंबई की रानी थीं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह पूरी जिंदगी इसके बारे में शेखी बघार सकती है न? हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका ये खास इलाज पूरी तरह से देवांश की वजह से था। इसलिए जब उन्होंने दोबारा देवांश की ओर देखा तो उनकी आंखें सदमे और आश्चर्य से भरी थीं। इस समय रिया कपूर के हाथ में अभी भी एक गिफ्ट बॉक्स बचा था और हर कोई अनुमान लगा रहा था कि वह इसे किसे देगी। तभी उन्होंने उसे सीधे गांव वालों की ओर चलते देखा। फिर मीना पाटिल के सामने खड़ी हो गईं और मुस्कुराते हुए कहा, आप मीना आंटी होंगी, है न? पिछली बार लक्ष्मी आंटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए शुक्रिया। नए साल के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ कीमती तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा तोहफा बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए। मीना पाटिल को एक पल के लिए समझ नहीं आया और इधर उधर देखने के बाद उसने हैरान होकर पूछा, मीना आंटी, नया साल मुबारक हो। रिया कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर सीधे गिफ्ट बॉक्स मीना पाटिल के हाथ में रख दिया। जब गांव वालों ने यह नज़ारा देखा तो ईर्ष्या और जलन से उनकी आंखें लगभग फट पड़ीं। जब इन बड़े लोगों ने ठाकुर परिवार के सदस्यों को तोहफे दिए तो उन्हें केवल ईर्ष्या हुई, क्योंकि उनके पास देवांश जैसा बेटा नहीं था और शायद इस जन्म में होगा भी नहीं। इसलिए हर किसी को कुछ हद तक संतुलन महसूस हुआ। लेकिन तुम, मीना पाटिल, तुम्हारे पास हमारी तरह देवांश जैसा बेटा नहीं है, तो तुम्हें कपूर परिवार के सदस्यों से तोहफा क्यों मिला? हम ऐसा विशेष व्यवहार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कुछ गांव वाले तो और भी पछता रहे थे, मन ही मन खुद को कोस रहे थे, वे मीना पाटिल की तरह क्यों नहीं हो सके और विमला पाटिल और उसके बेटे का खंडन करने में लक्ष्मी की मदद क्यों नहीं की। और मीना पाटिल द्वारा गिफ्ट बॉक्स स्वीकार करने के बाद सबकी ईर्ष्या भरी नजरों को देखकर उस पल उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे सही काम किया था वह था उस समय लक्ष्मी के लिए आवाज उठाना। ईशा देशमुख और विक्रमजीत सिंह रिया कपूर की चाल देखकर सन्न रह गए। तोहफे देने के मामले में वे पहले ही कपूर परिवार से पिछड़ चुके थे। वे ठाकुर परिवार के सदस्यों का दिल नहीं जीत पाए थे। उन्होंने सोचा था कि गांव के लोगों ने कीमती चीजें नहीं देखी हैं, इसलिए उन्होंने नायाब खजानों पर पागलों की तरह पैसा खर्च किया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सबसे साधारण स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जिसने देवांश की मां, बहन और पत्नी का दिल जीत लिया। ये काफी बुरा था कि उनके तोहफे घटिया थे। आखिरकार निर्मल जल कपूर परिवार के नियंत्रण में था, इसलिए वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन तोहफे देने की कला में भी वे कपूर परिवार से कमतर थे। उन्होंने केवल ठाकुर परिवार के सदस्यों की चापलूसी करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जो लोग ठाकुर परिवार के प्रति दयालु थे, उन्हें तोहफे देना वास्तव में ठाकुर परिवार को सम्मान देने का एक तरीका था। क्या तुमने नहीं देखा कि जब रिया कपूर ने मीना पाटिल को गिफ्ट बॉक्स दिया तो गांव वालों ने लक्ष्मी को कैसे देखा? वह ईर्ष्या भरी नजर लगभग छलक रही थी। और लक्ष्मी, जब उन्होंने वह नज़ारा देखा तो वह भी इतना मुस्कुरा रही थी कि अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी। उनके अहंकार को अभूतपूर्व स्तर तक संतुष्टि मिली थी। बहुमुखी और दोषरहित होना, ये रिया कपूर जैसी महिला का वर्णन करता है। ओह नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कभी कभी यह बिल्कुल भी दोषरहित नहीं होता, बल्कि काफी लीकी होता है। ईशा देशमुख, विक्रमजीत सिंह और बाकी सब जानते थे कि नए साल की बधाई और तोहफे देने की इस खामोश जंग में वे हार गए थे, और वे पूरी तरह से हार गए थे। जब उन्होंने उस चियोंगसेम पहने महिला को फिर से देखा तो वे सभी स्पष्ट रूप से समझ गए कि कपूर परिवार में ऐसी जीनियस महिला के होने से उसका उदय अजेय था। और ईशा देशमुख, रिया कपूर के हाई स्लिट चियोंगसेम को देखकर उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और उनके दिमाग में एक मोहक और अजीब सा विचार आया। उन्हें आश्चर्य हुआ, अगर वह उसे एक पति की सेवा करने वाली
कतार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें तो क्या वह सहमत होगी? जैसे ही ईशा देशमुख इस बारे में कल्पना कर रही थी कि कैसे 5 महिलाएं एक पति यानी देवांश को आपस में बांटेंगी, हर्षवर्धन, जिन्होंने जल्दी से अपनी कटोरी में नूडल्स खत्म कर लिए थे, अपना मुंह पोंछा और रिया कपूर की ओर लपके। अध्याय 514। उफ, हमारी सोच बहुत छोटी थी। बुजुर्ग गांव वाले ये नज़ारा देखकर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके, ये सोचकर कि क्या हर्षवर्धन भी अपनी पत्नी के लिए ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक सेट लेना चाहते हैं। हालांकि जिन नौजवानों ने कल रात का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था वे तुरंत हर्षवर्धन का इरादा समझ गए। हर्षवर्धन मिस कपूर के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, मिस कपूर, क्या मैं आपसे अकेले में 2 शब्द बात कर सकता हूं? अंकल हर्षवर्धन, आप बहुत दयालु हैं, कृपया बस बताइए कि आपको क्या चाहिए, रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हर्षवर्धन को कमांडर हर्षवर्धन नहीं बल्कि अंकल हर्षवर्धन कहकर संबोधित किया, क्योंकि हर्षवर्धन मूल रूप से उनके दादा के अधीन एक सैनिक थे और यह संबोधन अधिक आत्मीय लगा। जब सबने ये सुना, विशेष रूप से ईशा देशमुख और उनके दक्षिण भारत के समूह ने, तो उनकी भौहें थोड़ी तन गईं और उन्होंने सोचा कि कपूर परिवार की नींव वाकई बहुत गहरी है। अब गुरु देवांश के समर्थन के साथ ऐसा लग रहा था कि कपूर परिवार का मुंबई का सबसे बड़ा परिवार बनना बस समय की बात है। जहां तक ये सवाल है कि ठाकुर परिवार क्यों नहीं, हाँ, मुंबई जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा अंततः ठाकुर परिवार जैसी महान हस्ती को समाने के लिए बहुत छोटा था। देवांश के वर्तमान विकास पथ को देखते हुए छोटी सी मुंबई अब उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी। अगर उसने हर्षवर्धन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सफलतापूर्वक देश का सबसे युवा जनरल बन गया, तो ठाकुर परिवार की भविष्य की रैंकिंग की तुलना संभवतः पूरे अखंड भारत के भीतर ही होगी। तब तक दिल्ली के अमीर परिवारों की तुलना में भी वे संभवतः उतने ही दुर्जय होंगे। ये सोचकर चाहे वह ईशा देशमुख हो, लव्या सालियान या यहाँ तक कि बेला बख्शी और प्रिया व्यास, वे सभी देवांश का अंत तक अनुसरण करने के लिए और भी दृढ़ हो गईं। एक पति को साझा करने की तो बात ही छोड़िए, अगर देवांश चाहता तो वह तीनों ऊपरी और निचले द्वारों में से किसी में भी प्रवेश कर सकता था। हर्षवर्धन द्वारा रिया कपूर को पिछली पहाड़ी के पास आंगन की दीवार तक ले जाने के बाद उन्होंने जसवंत ठाकुर द्वारा लाए गए 7 कानून प्रवर्तकों को अभी भी वहां सुन्न खड़े देखा और तुरंत उन्हें फटकारा, तुम बेवकूफ लोग, तुम जल्दी वापस क्यों नहीं जाते? ये सुनकर 7 कानून प्रवर्तक जो कांटों पर खड़े थे तुरंत बहुत राहत महसूस करने लगे। हर्षवर्धन को सलाम करने के बाद वे हड़बड़ाकर आंगन से बाहर भागे। जब वे देवांश के पास से गुजरे तो वे उसे झुककर प्रणाम करना नहीं भूले। ये देखकर कि देवांश का उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था, वे फिर आंगन से बाहर भागे, लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो की विशेष गाड़ियों में सवार हुए और उन्हें स्टॉप करने के बाद हॉर्न बजाने या जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की, बस बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी में बैठे रहे। आखिरकार विभिन्न परिवारों के ड्राइवरों ने स्वेच्छा से अपनी गाड़ियां हटा लीं, जिससे उन्हें ऐसे भागने का मौका मिला मानो अपनी जान बचा रहे हों। इस घटना के बाद अनुमान है कि पूरे ठाणे लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो में यह बात फैल जाएगी, अब से जब आप नागपुर गांव के ठाकुर परिवार के सदस्यों को देखें तो अपना रास्ता बदल लें। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन ने फिर चुपचाप रिया कपूर से पूछा, मेरी प्यारी भतीजी, क्या तुम अंकल हर्षवर्धन को ईमानदारी से जवाब दे सकती हो? क्या स्प्रिंग फेस्टिवल गाला और कल रात के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जो चमत्कार दिखे थे वे स्पेशल इफेक्ट्स थे? उन्होंने यह इसलिए पूछा क्योंकि बाजार में कई विज्ञापन अब चीजों को नकली बताते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स को उत्पाद की प्रभावकारिता कहते हैं, जिनमें कोई विश्वसनीयता नहीं होती। इसलिए वह भी चिंतित थे कि कहीं रिया कपूर और उनकी टीम भी लिस्टिंग के लिए पैसा जुटाने के लिए नकली स्पेशल इफेक्ट्स न बना रहे हों। रिया कपूर जानती थी कि हर्षवर्धन उनसे ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि कल रात के लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद जगदीश कपूर ने रिया कपूर को ढूंढा था और उनसे पूछा था कि क्या वह बिना मिलावट वाले उत्पाद का एक हिस्सा सेना को बेचने पर विचार कर सकती हैं। रिया कपूर जानती थी कि जगदीश कपूर सेना की परवाह करते हैं, लेकिन ये चीज़ देवांश की थी और वह उसकी राय के बिना कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने आज नए साल की यात्रा पर देवांश के साथ इस पर चर्चा करने और फिर जगदीश कपूर को जवाब देने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इससे पहले कि उन्हें देवांश को इस मामले की रिपोर्ट करने का मौका मिलता, हर्षवर्धन पहले उनके पास आ गए। अंकल हर्षवर्धन, ये चीज़ परम आदरणीय गुरु देवांश के हाथों से आती है। क्या आपको लगता है कि यह स्पेशल इफेक्ट्स होंगे? रिया कपूर ने सीधे जवाब नहीं दिया, केवल देवांश का नाम लिया। हर्षवर्धन ने ये सुना और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, आश्चर्य का भाव दिखाते हुए, ये कैसे संभव है? हालांकि देवांश कीमियागिरी में कुशल है, लेकिन कीमियागिरी की लागत सस्ती नहीं है न? वह एक बोतल सिर्फ 16,000 में बेचता है, क्या उसे तब नुकसान नहीं होगा? हर्षवर्धन के स्तर पर वह पहले से ही कई ऐसी चीजों तक पहुंच सकते थे जो आम लोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनकी खुफिया जानकारी सर्वव्यापी थी और वे पीहू, मास्टर वाघ और बाबा कालभैरव के ठीक होने और आपदा के बाद जीवित रहने से यह अनुमान लगा सकते थे कि देवांश कीमियागिरी में कुशल है।
बस बात ये थी कि हर्षवर्धन भी ज़्यादातर लोगों की तुलना में अधिक पेशेवर थे और एक औषधीय गोली की कीमत जानते थे, इसीलिए वे इतने हैरान थे। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला और लाइव ब्रॉडकास्ट में देखे गए प्रभावों को प्राप्त करने के लिए लागत बहुत अधिक है, इसलिए हमने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स को ये समझाने के लिए मार्गदर्शन करने का एक तरीका निकाला कि हम इसे पतला करने के बाद बेचें, जिससे लागत काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन प्रति बोतल 16,000 की कीमत जब गणना की जाती है तो वास्तव में बहुत पैसा नहीं कमाती। मैंने भी उसे सलाह दी थी, लेकिन उसका मुख्य ध्यान आम लोगों की देखभाल पर है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब रिया कपूर ने ये कहा तो वह अफसोस के साथ आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। उनके चेहरे पर दुख था, मानो निर्मल जल से उन्हें नुकसान होगा अगर वे सावधान नहीं रहीं। आंगन के बीच में खड़े देवांश को जब अनजाने में ये सुनाई दिया तो उसकी पुतलियां हल्की सी कांप उठीं। बड़ी दीदी, क्या आप भूल गई हैं कि निर्मल जल की पूरी बोतल के लिए केवल पैकेजिंग बोतल और पैकेजिंग बॉक्स की लागत सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर वे 10 रुपये से ज्यादा नहीं हैं। आप इसे 15,999 रुपये प्रति बोतल बेचती हैं, यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट कीमत पर भी आप इसे 10,000 रुपये प्रति बोतल बेचती हैं, और आप मुझसे कह रही हैं कि आप बहुत पैसा नहीं कमाती। क्या 10 रुपये की लागत लगभग 1000 गुना मुनाफा आपको, रिया कपूर, कम लगता है? देवांश को लगता था कि वह पहले से ही एक चालाक व्यापारी है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया उससे भी ज्यादा चालाक होगी। कल लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जब उसने वह बिक्री मूल्य देखा तो उसने अपना फोन लगभग फेंक ही दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब इतनी धार्मिकता से बोलेगी जिससे ऐसा लगे कि वह हमेशा पैसा खोने की कगार पर है। मुझसे गलती हो गई, मुझे उस समय रिया कपूर को फोन करके निर्मल जल की बिक्री मूल्य के बारे में पूछना चाहिए था। देवांश मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यह उस एक विचार की वजह से था, रिया कपूर को फोन करके निर्मल जल की कीमत न पूछने की उसकी विफलता, कि अब उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिला। महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे या बुरे के लिए हर्षवर्धन ने वास्तव में उस पर विश्वास कर लिया। महान गुरु देवांश एक अच्छे कॉमरेड हैं। उनका दिल और दिमाग हमेशा आम लोगों के साथ है। ठीक इसी बार की तरह हम सब ने सोचा था कि वह भारी भरकम मांगे करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपने फायदों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उफ, हमारा नजरिया बहुत छोटा था, हर्षवर्धन ने आह भरी, बड़े भावुक होकर बोलते हुए। ये सुनकर देवांश अपनी हंसी लगभग रोक नहीं पाया। क्या यह मेरे लिए नजरिए की बात थी? मैं स्पष्ट रूप से बस आप लोगों को सिखाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और बस एक बहाना ढूंढ लिया, ठीक है? क्या आप लोग कृपया मेरा इतना महिमामंडन नहीं कर सकते? मैं उतना महान नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। मेरी प्यारी भतीजी, चूंकि यह महान गुरु देवांश के हाथों से आता है तो इसका असर निश्चित रूप से ठीक होना चाहिए। अंकल हर्षवर्धन की एक गुस्ताख गुजारिश है, वो ये कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बिना मिलावट वाले उत्पाद की प्रति बोतल लागत क्या है? हर्षवर्धन ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए पूछा। रिया कपूर ने यह सुना और तुरंत हंसते हुए कहा, अंकल हर्षवर्धन, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। यह एक व्यापारिक रहस्य है। अगर मैं आपको बता दूं तो हम व्यापार कैसे जारी रखेंगे? उसके शब्दों में नखरे का एक संकेत था जिसने उनके बीच की अजीब स्थिति को प्रभावी ढंग से कम कर दिया। हर्षवर्धन भी हंसे और बोले, अंकल हर्षवर्धन ढीठ हो रहे थे। फिर मैं अपना सवाल बदलता हूँ, जो है, क्या आप लागत में बस थोड़ा सा जोड़कर इसे हमारी सेना को बेच सकती हैं? मैं जानता हूं कि यह आपके साथ उचित नहीं है, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि अभी मिलिट्री फंड की तंगी है और अंकल हर्षवर्धन उस समझदार गृहिणी की तरह हैं जिसके पास पकाने के लिए चावल नहीं है। रिया कपूर ने यह सुना, माथे पर बल डाला और बहुत गंभीरता से सोचने का नाटक किया, फिर ऊपर देखा और हर्षवर्धन से पूछा, फिर अंकल हर्षवर्धन की राय में प्रति बोतल लागत में कितना जोड़ा जाना चाहिए? हर्षवर्धन को उम्मीद नहीं थी कि रिया कपूर यह सवाल वापस उन पर डाल देंगी, इसलिए उन्होंने भी एक पल के लिए विचार किया, फिर धीरे से एक उंगली बढ़ाई। 10,000 रुपये, रिया कपूर ने टटोलते हुए पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य का संकेत था, जबकि मन ही मन सोच रही थी, सेना इतनी दरियादिल कब हो गई जो एक ही आइटम के मुनाफे को 5 अंकों तक पहुंचने दे रही है? हर्षवर्धन की मूल उम्मीद प्रति बोतल 10,000 रुपये का मुनाफा थी। हालांकि यह मुनाफा बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन एक औषधीय गोली की लागत की तुलना में जो आसानी से लाखों में चली जाती है, ये वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरा था। इसलिए हर्षवर्धन को लगा कि यह पहले से ही कौड़ियों के भाव वाला मुनाफा है। लेकिन जब उन्होंने रिया कपूर का हैरान चेहरा देखा तो वे जान गए कि यह मुनाफा रिया कपूर की उम्मीद से काफी कम था। इसलिए उन्होंने जल्दी और कुछ हद तक घबराते हुए खुद को सुधारा, नहीं, यह 1 लाख रुपए है। रिया कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। सिर्फ वही नहीं, दूर खड़ा देवांश लगभग कांप गया और निर्मल जल जिसे वह खेल रहा था गिरते गिरते बचा। अध्याय 515, आंखों में आंसू लिए 4,400 करोड़ कमाना। कितनी चालू है! रिया कपूर सचमुच अविश्वसनीय रूप से चालू है।
एक बोतल जिसकी कीमत 10 रुपये से ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपये का मुनाफा तुम्हारे लिए काफी अच्छा होता। आखिरकार तुम्हें अभी भी तथाकथित लागत जोड़नी है, क्या वह सब तुम्हारा मुनाफा नहीं होगा? लेकिन रिया कपूर ने मना कर दिया और वास्तव में प्रति बोतल मुनाफे को 1 लाख रुपये तक पहुंचा दिया। तथाकथित लागत को जोड़कर क्या प्रति बोतल वास्तविक मुनाफा कई लाखों तक नहीं पहुंच जाएगा? ये सच है जो वे कहते हैं, डरपोक भूखा मरता है जबकि साहसी तरक्की करता है। सिया ने सचमुच देवांश को सबक सिखा दिया। हालांकि देवांश ने शुरू में सोचा था कि रिया कपूर आसानी से मान जाएंगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी माथे पर बल डालेंगी और हिचकिचाते हुए कहेंगी, ये मुझे इस बारे में गुरु देवांश से फिर से चर्चा करनी होगी। ये सुनकर देवांश लगभग चिल्लाना चाहता था, इसमें चर्चा करने जैसा क्या है? बस मान जाओ, तुम बस जल्दी करो और उसकी बात मान लो। लेकिन रिया कपूर की हिचकिचाहट ने ही हर्षवर्धन को महसूस कराया कि उन्हें एक सौदा मिल गया है, इसलिए उन्होंने उसे गंभीरता से मनाया। मेरी प्यारी भतीजी, तुम जानती हो कि हाल के वर्षों में हर किसी का समय कठिन रहा है और हमारा सैन्य बजट भी बहुत तंग है। प्रति बोतल 1 लाख रुपये का मुनाफा सचमुच हमारी सीमा है। इस बिंदु पर रिया कपूर का दिमाग पहले से ही दौड़ रहा था, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हर्षवर्धन उसे कितना मुनाफा दे रहे हैं। उसकी हिचकिचाहट इस बारे में थी कि लागत कितनी बताई जाए। चूंकि हर्षवर्धन 1 लाख का मुनाफा भी दे सकते थे, इसका मतलब था कि लागत के लिए उनकी उम्मीद कम से कम 10 लाख से ऊपर थी। ये 10 लाख से ऊपर की लागत ही थी जिसने अभी रिया कपूर की आंखें चौड़ी कर दी थीं। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी और बूढ़े हर्ष को सोचने दिया कि मैं उनके द्वारा दिए गए कम मुनाफे से हैरान थी। इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस बस मुझे, रिया कपूर को होना चाहिए। दूसरी पार्टी की बॉटम लाइन को मोटे तौर पर समझने के बाद रिया कपूर ने अपना प्रदर्शन फिर से शुरू किया। अंकल हर्षवर्धन, आप ये भी जानते हैं कि अब बाजार में स्किन केयर उत्पादों के लिए उनकी लागत बिक्री मूल्य का केवल 10% होती है, यानी प्रति बोतल मुनाफा इसकी लागत का लगभग 900% है। जहां तक हमारे पतले किए गए निर्मल जल का सवाल है, महान गुरु देवांश की दरियादिली के कारण लागत बिक्री मूल्य का लगभग 90% है, जिसका अर्थ है कि मुनाफा लागत का केवल 9वां हिस्सा है, या लगभग 11%। बाजार में जो है उसकी तुलना में इसमें कमाने के लिए बहुत अधिक मुनाफा नहीं है। लेकिन आप दूसरी ओर असली निर्मल जल के लिए केवल 1 लाख का मुनाफा दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह 1 लाख लागत का कितना हिस्सा है? 5%। यह बाजार में बेचे जाने वाले हमारे पतले उत्पादों से भी कम लाभदायक है। यह मुझे बहुत मुश्किल स्थिति में डालता है। हर्षवर्धन ने बहुत ध्यान से सुना, विशेष रूप से यह बात कि 1 लाख रुपये शुद्ध निर्मल जल का केवल 5% है। इसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उन्होंने जल्दी से गणना की कि शुद्ध निर्मल जल की लागत प्रति बोतल 20 लाख है। केवल 20 लाख? अच्छा, पेशेवर टीम द्वारा अनुमानित 80 लाख के अनुमान से काफी कम। इस कीमत की गणना करने के बाद हर्षवर्धन ने राहत की एक लंबी सांस ली। रिया कपूर हर्षवर्धन के चेहरे के भाव में बदलाव देख रही थीं। उन्हें बिना किसी आवाज के काफी राहत महसूस करते देख रिया कपूर का दिल बैठ गया। सत्यानाश, मैंने बहुत कम बता दिया। मुझे कहना चाहिए था कि यह लागत का केवल 1% है। हालांकि हर्षवर्धन ने गुप्त रूप से राहत की एक लंबी सांस ली, फिर भी उन्होंने गहरी चिंता का नाटक किया और कहा, मेरी प्यारी भतीजी, मैं जानता हूं कि महान गुरु देवांश आम लोगों की परवाह करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं हर बोतल के लिए 1 लाख और मुनाफा जोड़ दूंगा। हम बिना मिलावट वाले निर्मल जल को 22 लाख रुपए प्रति बोतल की कीमत पर खरीदेंगे। ये कैसा रहेगा? देवांश ने अपने हाथ में निर्मल जल को कसकर पकड़ लिया, अपने दिल में चिल्लाया, मान जा, तू बस जल्दी कर और मान जा। ऐसी चीज जिसकी कीमत प्रति बोतल 10 रुपये से कम है, अब 22 लाख रुपये में बिक रही है। तुम्हें और किस बात की हिचकिचाहट है? लेकिन रिया कपूर बस वहां पूरे 1.5 मिनट तक खड़ी रही, एक शब्द नहीं बोली। हर्षवर्धन का धैर्य लगभग जवाब दे रहा था और उन्होंने उसे मनाना जारी रखा, मेरी प्यारी भतीजी, अब ये पहले से ही 2 लाख का मुनाफा है, जो तुम्हारी लागत का 10% है। ये तुम्हारे पतले करने के बाद के मुनाफे के लगभग बराबर है, तो ये स्वीकार्य होना चाहिए, है न? ये सुनकर रिया कपूर ने आखिरकार अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में महान गुरु देवांश से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वह सहमत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी प्यारी भतीजी से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, हर्षवर्धन ने कहा। फिर ध्रुव खन्ना और उनके समूह को ओके का इशारा किया और गर्व भरे भाव के साथ उनकी ओर चले गए। हालांकि जहां वे देख नहीं सकते थे, रिया कपूर, जो मूल रूप से परेशान दिख रही थीं, ने भी चुपचाप अपनी पतली संगमरमर जैसी उंगलियों से देवांश को ओके का इशारा किया और यहाँ तक कि उसे आंख भी मारी, मानो पूछ रही हूँ ना मैं कमाल की। अगर यह अनुचित मौका न होता तो देवांश रिया कपूर को एक बड़ा थम्स अप देना चाहता और सीधे उसकी तारीफ करना चाहता कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर अविश्वसनीय रूप से बढ़िया।
आप जानते हैं, सेना में चोट लगने की दर इतनी अधिक है, मांग निश्चित रूप से आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक होगी। कम से कम कहने के लिए प्रति सक्रिय सैनिक सिर्फ एक बोतल यानी 1 करोड़ बोतलों की खरीद होगी। 22 लाख रुपए प्रति बोतल की कीमत पर वह 22 खरब होगा। और एक निश्चित खूबसूरत देश का वार्षिक सैन्य व्यय केवल लगभग 5 खरब है। फिर भी यह एक सौदा 22 खरब कमा सकता है। ये कमाल कैसे नहीं हो सकता। बेशक हर्षवर्धन एक बार में 1 करोड़ बोतलें नहीं खरीद सकते। आखिरकार दक्षिण भारत मिलिट्री रीजन में केवल 10 से 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं। अगर वे प्रति व्यक्ति 1 बोतल सुनिश्चित करना भी चाहें तो ये केवल 20 लाख बोतलों का ऑर्डर होगा, जो मूल राशि का केवल 5वां हिस्सा है। इसके अलावा वे संभवतः प्रति व्यक्ति 1 बोतल सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज का प्रभाव इतना चमत्कारी है, कुछ बूंदें घाव को ठीक कर सकती हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति 1 बोतल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवांश के अनुमान के अनुसार हर्षवर्धन सबसे अधिक संभावना है कि एक बैच खरीदेंगे, इसे सैन्य अस्पतालों में रखेंगे और फिर केवल फ्रंटलाइन लड़ाकू कर्मियों के लिए उपयोग करेंगे। गैर जरूरी स्थितियों में इस बिना मिलावट वाले निर्मल जल का उपयोग सबसे अधिक संभावना है कि नहीं किया जाएगा। इसलिए औषधीय उपयोग के लिए 1 बोतल द्वारा 100 लोगों को कवर करने के नियम के आधार पर हर्षवर्धन ज्यादा से ज्यादा देवांश से केवल 20,000 बोतलें निर्मल जल खरीदेंगे, जो 4,400 करोड़ है। इसका मतलब है कि बस उस थोड़ी ही देर में रिया कपूर ने देवांश को आंखों में खुशी के आंसू लिए 4,400 करोड़ कमा कर दिए। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत मिलिट्री रीजन इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करता है तो इसे निश्चित रूप से पूरी सेना में बढ़ावा दिया जाएगा। इस मामले में भले ही 1 बोतल द्वारा 100 लोगों को कवर करने के नियम से गणना की जाए, देवांश 22,000 करोड़ कमा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बार का लेन देन नहीं है, क्योंकि यह एक उपभोग्य वस्तु है और अनुमान है कि इसे साल में 1 बार या यहाँ तक कि 2 या 3 बार खरीदने की आवश्यकता होगी। बस इसके बारे में सोचकर देवांश को झटका लगा, और जब उसने रिया कपूर को फिर से देखा तो उसे लगा कि वह चियोंगसेम पहने एक महिला को नहीं, बल्कि चियोंगसेम पहने एक चलते फिरते ATM को देख रहा है। रिया कपूर सीधे देवांश के पास गईं और मिस्टर और मिसेज बलवंत ठाकुर और सिया का अभिवादन करने के बाद उन्होंने देवांश को एक शब्द के लिए एक तरफ हटने को कहा। तो वे दोनों उसी कोने में गए जहां पहले थे। सिया को गलतफहमी से बचाने के लिए रिया कपूर ने सूक्ष्मता से कहा, तुम्हारी साधना के साथ तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा, है न? आंखों में खुशी के आंसू लिए हजारों करोड़ कमाने का कैसा लग रहा है? देवांश ने रिया कपूर को थम्स अप दिया और तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सका। लाजवाब। तो तुम मुझे कैसे चुकाने की योजना बना रहे हो? रिया कपूर का चेहरा भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें आकर्षण से भरी थीं। कंपनी के बैंक कार्ड तुम्हारे पास हैं, जो चाहो खरीद लो, देवांश ने शान से कहा। लेकिन रिया कपूर ने देवांश को अपनी चमकती आंखों से देखा, यहाँ तक कि अपने होंठ काटते हुए, और मोहक अंदाज में बोली, कैसा रहेगा अगर तुम खुद को मुझे सौंप दो? मुझे लगता है कि पिछली पहाड़ी काफी अच्छी दिख रही है। कैसा रहेगा अगर आज रात सिया के सोने के बाद हम पिछली पहाड़ी पर कुछ जंगली मजा करने चलें? ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश को अचानक से हरन महसूस हुई। फिर वह मुड़ा और हर्षवर्धन की ओर चला, जाते हुए चिल्लाया, कमांडर हर्षवर्धन, एक बात है जिस पर मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ फिर से चर्चा करनी चाहिए। अध्याय 516, 3 हिस्सा पकाया हुआ, 7 हिस्सा भरा हुआ। देवांश ठाकुर को घबरा कर भागते देख रिया कपूर को लगा कि वह सेना के साथ सहयोग रद्द करने जा रहा है। वह तुरंत उसके पीछे लपकी और दबी आवाज में गिड़गिड़ाने लगी, देवांश भाई, महान गुरु देवांश, पापा, मैं गलत थी। रिया देवांश के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। सिया के साथ वफादारी निभाने के लिए वह सचमुच दसियों हजार करोड़ का व्यापार ठुकरा सकता था। इसलिए रिया बुरी तरह घबरा गई और दबी आवाज में सीधे उसे पापा कह बैठी। उसकी नज़र में इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मर्द होगा जो उसकी जैसी हाई स्लिट ड्रेस पहने खूबसूरत महिला के मुंह से पापा सुनकर पिघल न जाए, है ना? ये तो गनीमत थी कि वे अभी आंगन में थे। अगर माहौल कुछ और होता, जैसे कोई होटल या क्लब, और वह उसे इस तरह पुकारती, तो शायद कोई भी मर्द उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता। लेकिन देवांश ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और अपने कदम और तेज कर दिए। पापा, मैं गलत थी, सच में गलत थी। हम कोई आवारागर्दी नहीं करेंगे और अब मुझे आपसे कोई वादा भी नहीं चाहिए, ठीक है? रिया ने हड़बड़ाते हुए फुसफुसाकर कहा। उसे डर था कि कहीं देवांश सीधे जनरल हर्षवर्धन के पास जाकर आमना सामना न कर ले, उनके साथ सहयोग करने से मना कर दे और उन्हें वापस भेज दे। अगर ऐसा हुआ तो सियांश ग्रुप को भारी नुकसान होगा। हालांकि सियांश ग्रुप उसकी निजी संपत्ति नहीं थी, लेकिन निर्मल जल की तरह वह भी शुरू से ही इसकी देखभाल कर रही थी। ये दोनों उसके बच्चों जैसे थे और वह उन्हें दिल से चाहती थी। और अगर थोड़ा स्वार्थी होकर सोचें तो अगर वह सियांश ग्रुप को और बड़ा और मजबूत बना दे तो शायद देवांश उसकी तरफ एक नज़र देख ले।
भले ही वह अभी उसके प्रति रुखा है और यहाँ तक कि पापा और आवारागर्दी जैसे शब्द भी उसे आकर्षित नहीं कर पाए, लेकिन क्या होगा अगर वह उसे हर साल हजारों करोड़ लाखों करोड़ कमा कर दे? क्या तब उसकी निगाहें उस पर कुछ सेकंड के लिए नहीं ठहरेंगी? उस जैसी महिला के सामने जो कोई नाम या ओहदा नहीं चाहती, पैसा कमा सकती है और बेहद आकर्षक भी है, देवांश के पास पिघलने के अलावा कोई चारा नहीं होना चाहिए। क्या लोग नहीं कहते कि घर की मुर्गी दाल बराबर और चोरी का गुड़ मीठा होता है? वह उसे जी भरकर चोरी करने दे सकती थी। इसके अलावा भले ही सियांश ग्रुप उसकी जिम्मेदारी न भी हो, फिर भी वह चाहती थी कि देवांश और भी बेहतर बने। इन्हीं सब वजहों से रिया चिंता से भरी हुई थी, इस डर से कि कहीं देवांश जनरल हर्षवर्धन का ऑर्डर ठुकरा न दे। लेकिन चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाती, देवांश के कदम जरा भी नहीं थमे। वह लगातार जनरल हर्षवर्धन की मेज की ओर बढ़ता रहा, जिससे रिया को निराशा की एक लहर महसूस हुई। यह आदमी इतना नीरस क्यों है? यह एक साधारण सी छेड़खानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हुआ मैंने यह नहीं कहा कि मेरा इरादा ईशा देशमुख और बाकी सबको बुलाकर ये परखने का था कि कौन राज को बेहतर छिपा सकता है, वरना तुम और भी भड़क जाते। ये सोचते हुए रिया के मन में सिया के लिए जलन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। तुम्हें पता है, देवांश ठाकुर एक सिद्ध महागुरु है। ऐसी पहचान वाले किस व्यक्ति के पास 3 पत्नियां और 4 प्रेमिकाएं नहीं होती? लेकिन वह देवांश विशेष रूप से खुद को तुम्हारे लिए, सिया के लिए पवित्र रखता है। ऐसा बेमिसाल और नेक आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा? सिर हिलाकर आह भरने के बाद रिया ने पीछे पीछे चलने की ठानी, इस इरादे से कि जो कुछ भी बचाया जा सके उसे बचा ले। शायद वह इस ऑर्डर को बचा सके। और जनरल हर्षवर्धन देवांश की बातें सुनने और उसके बगल में रिया के घबराए हुए चेहरे को देखने के बाद अपने दिल की धड़कन तेज होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, गड़बड़ है, क्या गुरु देवांश इस भाव से सहमत नहीं है? ये सोचते हुए हर्षवर्धन ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, लेकिन फिर ये मुनाफा बहुत कम है। आखिरकार अन्य दवा कंपनियां जैसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हर साल सेना से अपनी लागत का 2 गुना मुनाफा कमाती हैं, और फिर भी यह उद्योग में एक ईमानदारी का दाम माना जाता है। कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार दवा कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार है, और सेना चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जबरदस्ती नहीं कर सकती। गुरु देवांश के लिए लागत का केवल 10% लाभ के रूप में कमाना वास्तव में कठिन है। ये ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन ने चुपके से एक निर्णय लिया, क्यों न मैं इसे थोड़ा और बढ़ा दूं। ये गनीमत थी कि रिया मन की बात नहीं पढ़ सकती थी, वरना वह निश्चित रूप से सहमति में पागलों की तरह सिर हिला देती। मिस्टर देवांश, क्या आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? हर्षवर्धन ने जानबूझकर विषय बदला, इस उम्मीद में कि देवांश पहले कीमत बढ़ाने का विषय उठाएंगे ताकि वह मोलभाव कर सकें। हालांकि उन्हें और रिया को हैरान करते हुए देवांश ने ऑर्डर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, बल्कि सीधे हर्षवर्धन से पूछा, क्या हमारे गांव में सेना तैनात करने के लिए आपके पास कोई विशेष मिशन है? कीमत पर अभी भी बातचीत हो सकती है। हैं? आपने क्या कहा? हर्षवर्धन ने देवांश की बात ठीक से सुनी भी नहीं थी कि उन्होंने अपना पहले से तैयार जवाब दाग दिया, लेकिन बीच में ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने जल्दी से फिर पूछा, अंकल हर्षवर्धन, मिस्टर देवांश ने आपसे पूछा कि क्या यहाँ सेना तैनात करने के लिए कोई विशेष मिशन है? रिया ने ये देखकर कि देवांश उसका ऑर्डर रद्द करने के लिए वहां नहीं था, खुशी से दोहराया, विशेष मिशन? मिस्टर देवांश के परिवार की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य विशेष मिशन नहीं है। मिस्टर देवांश ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हर्षवर्धन ने माथे पर बल डालते हुए पलटकर पूछा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आंगन के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोग, गांव वाले, तुषार यादव, दीपिका ठाकुर और अन्य सभी हैरान रह गए। देवांश के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जो सैन्य क्षेत्र के कमांडर को उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सेना भेजने पर मजबूर कर सकती थी? ये कैसा सम्मान था? बुजुर्ग गांव वालों की निगाहें बलवंत और लक्ष्मी ठाकुर पर ईर्ष्या से बदलकर इतनी तीव्र प्रशंसा में बदल गईं कि मानो उनकी आंखों से खून टपक पड़ेगा, और युवा पीढ़ी देवांश के लिए प्रशंसा से भर गई। लेकिन चाहे उनकी भावनाएं उस पल कैसी भी हों, उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि ये सैनिक उनके गांव में क्यों तैनात थे। वे गांव वाले जिन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि सेना देवांश को गिरफ्तार करने के लिए आई है, अब वे शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ जाना चाहते थे। हर्षवर्धन का जवाब सुनकर देवांश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसके दिमाग में कुछ चला और पल भर में एक ध्वनिरोधी घेरा तैयार हो गया। दूसरे लोग केवल उनकी आवाज सुन सकते थे, लेकिन यह नहीं समझ सकते थे कि वे क्या कह रहे हैं। फिर देवांश ने पूछा, आपने उन्हें यहाँ भेजा है ज़ॉम्बी राक्षस पकड़ने के लिए नहीं? इससे पहले जब जगदीश कपूर कर्नल रोशनी पाटिल से मिलना चाहते थे, तो कैप्टन करण शेरगिल ने कहा था कि वह पहाड़ों में गई हैं। देवांश को लगा कि उनकी तैनाती का असली मिशन यही था। आखिरकार उसने पहले ही कह दिया था कि पहाड़ खतरनाक हैं, फिर भी दूसरी पार्टी ने प्रवेश करने की हिम्मत की, जिसका मतलब था कि यह शायद उनका कर्तव्य था। इसके अलावा अगर वे वास्तव में उसके माता पिता की रक्षा के लिए यहाँ होते, तो मेजर कुलकर्णी उसकी माँ की इस तरह निंदा करने की हिम्मत नहीं करता।
ये सिर्फ घबराहट को रोकने के लिए था कि सेना के असली उद्देश्य की कभी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई, जिससे गांव वालों ने कई तरह के अनुमान लगाए, जिसमें यह भी शामिल था कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां थे। ज़ॉम्बी? कैसा ज़ॉम्बी? क्या गांव में ज़ॉम्बी हैं? हर्षवर्धन ने भौहें चढ़ाकर वापस पूछा। हर्षवर्धन के लगातार 3 सवाल सुनकर देवांश समझ गया कि यह गांव में तैनात सेना, जैसा कि उसने सोचा था, विशेष रूप से ज़ॉम्बी पकड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भेजी गई एक सामान्य, नियमित सेना की टुकड़ी थी। दूसरे शब्दों में, उनके पास ज़ॉम्बी से निपटने की क्षमता नहीं थी, और यह अनुमान लगाया जा सकता था कि पूरे कैंप में शायद केवल कर्नल रोशनी पाटिल और कैप्टन करण शेरगिल के पास ही साधना का वह स्तर था जिसका उल्लेख किया जा सके। ये सोचकर देवांश ने हर्षवर्धन के 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे पूछा, क्या आप अभी कर्नल रोशनी से संपर्क कर सकते हैं? यह, मिस्टर देवांश, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं किसी से पूछता हूँ। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने हाथ हिलाया और 2 धारियों और 1 स्टार वाला एक नियमित सेना अधिकारी तुरंत आंगन के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। हर्षवर्धन द्वारा रोशनी से संपर्क करने का अनुरोध सुनने के बाद उस अधिकारी ने तुरंत कैंप में कैप्टन करण को फोन करके संबंधित मामलों के बारे में पूछताछ की। घबराहट से बचने के लिए देवांश ने उस अधिकारी को भी ध्वनि रोधी घेरे में शामिल कर लिया। इस बीच हर्षवर्धन ने फिर से भौहें सिकुड़ी और पूछा, मिस्टर देवांश, गांव में क्या सचमुच पीछे के पहाड़ में कोई ज़ॉम्बी है? उस दरिंदे की साधना कितनी है? क्या ये खतरनाक है? देवांश ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि यह औसत है, लेकिन अगर आपकी कैप्टन रोशनी का सामना उससे होता है तो मेरा अनुमान है कि यह 3 और 7 का अनुपात होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन ने तुरंत राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मुझे तसल्ली है, जीतने का 70% मौका कम नहीं होता, और कैप्टन रोशनी की प्रतिभा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, देवांश ने फिर से सिर हिलाया और कहा, 3-7 के अनुपात का मतलब है कि रोशनी 3 हिस्सा पक चुकी होगी और उस दरिंदे का पेट 7 हिस्सा भर चुका होगा। अध्याय 517। अगर मैं कहूं कि उन्होंने फिर किसी और को समझ लिया तो क्या तुम यकीन करोगे? जनरल हर्षवर्धन कुछ देर के लिए वहीं सन रह गए। ये देखकर कि देवांश कोई मजाक नहीं कर रहा है, उन्होंने तुरंत उस मेजर को आवाज लगाई, क्या हुआ? उधर से क्या खबर है? मेजर ने जल्दी से जवाब दिया, डिप्टी कमांडर करण का कहना है कि एक सैटेलाइट फोन है जिसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हम उनसे संपर्क कर पाएंगे या नहीं, ये कैप्टन रोशनी की सटीक लोकेशन पर निर्भर करता है। क्या मतलब? सैटेलाइट फोन भी दूसरी पार्टी की लोकेशन पर निर्भर करता है? ये कैसा बेतुका तर्क है? हर्षवर्धन को थोड़ा गुस्सा आ गया। वे देवांश की ताकत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें उसके फैसले पर पूरा भरोसा था। चूंकि उसने कहा था कि यह 3 और 7 का मामला है, तो यह निश्चित रूप से 3 और 7 का ही मामला होगा। दूसरे शब्दों में, अगर रोशनी का सामना उस दरिंदे से हुआ तो स्थिति निश्चित रूप से जानलेवा होगी। इसी चिंता के कारण अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। डिप्टी कमांडर करण ने कहा कि पीछे के पहाड़ की गहराइयों में कुछ अजीब है, और सैटेलाइट फोन के साथ भी सिग्नल आता जाता रहता है, इसलिए ये कैप्टन रोशनी की सटीक जगह पर निर्भर करता है। मेजर ने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हर्षवर्धन के साथ इतने सालों तक रहने के बाद वह जानता था कि लाखों सैनिकों को कमांड करने वाला ये कमांडर कब गुस्से का नाटक कर रहा होता है और कब सचमुच गुस्से में होता है। अभी की तरह यह उनके दिल की गहराइयों से निकला असली गुस्सा था। करण से कहो कि सैटेलाइट फोन तैयार रखे, मैं खुद बात करूंगा। हर्षवर्धन अपने कार्यों में निर्णायक थे। बोलने के बाद उन्होंने बलवंत और लक्ष्मी ठाकुर से विदा ली, फिर देवांश की ओर सिर हिलाया और बिना किसी देरी के आंगन से निकल गए। ये देखकर देवांश ने ध्वनि रोधी घेरे को हटा दिया। जब जनरल ध्रुव खन्ना और अन्य लोगों ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी से उससे पूछा कि क्या हो रहा है। इस पर उनका सवाल सुनकर देवांश ने बस इतना कहा, पुराने चीफ, मामला जरूरी है, क्या मैं चलते चलते समझाऊं? हर्षवर्धन का हड़बड़ाया हुआ व्यवहार देखकर जनरल ध्रुव और बाकी लोगों ने देर नहीं की। अपनी कटोरियों में बचा हुआ सारा नूडल्स जल्दी जल्दी मुंह में ठूंसने के बाद उनमें से सबसे छोटे एक मेजर ने अपनी जेब से 200 के नोट निकाले और मेज पर रख दिए, फिर मुंह में नूडल्स भरे हुए ही आंगन से बाहर दौड़ पड़ा, उनके पीछे पीछे। हर्षवर्धन और बाकी लोगों के अचानक चले जाने से गांव वालों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वे उनके जाने का असली कारण अनुमान लगाने लगे। यहाँ तक कि कुछ ज्यादा ही बेबाक लोगों ने सीधे देवांश से जोर से पूछा, अरे देवांश बेटा, तुमने कमांडर हर्षवर्धन को अभी क्या कहा? देखो वे कितने डरे हुए हैं, वे इतने बुजुर्ग हैं फिर भी इतनी तेज भाग रहे हैं। देवांश उन्हें सच नहीं बता सकता था। आखिरकार आम लोगों को बस एक सादा खुशहाल जीवन जीना चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देवांश ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, मैंने कहा कि कैंप में शराब है, अगर आप अभी नहीं गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही हर कोई ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अधिकांश ने उस पर विश्वास कर लिया और बहुत कम लोगों को शक हुआ।
आखिरकार फौजियों को हमेशा से शराब पसंद रही है और यह बात पुराने जमाने से चली आ रही है। और फिर वह शराब थी जिससे यह बात और भी लुभावनी लग रही थी। इसलिए गांव वालों ने इस मामले को तूल नहीं दिया, बल्कि वह सवाल पूछा जिसमें उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। देवांश बेटा, तुम पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या कर रहे हो कि ये सारे बड़े बड़े लोग तुम्हारे घर नए साल की बधाई देने आ रहे हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, न केवल गांव वालों ने अपने कान खड़े कर लिए, बल्कि तुषार यादव और उसका ग्रुप भी ध्यान से सुनने लगा। ये सुनकर देवांश तुरंत हंसा और बोला, कुछ खास नहीं, बस मौजूदा संसाधनों को तोड़ने, उन्हें एकीकृत करने और फिर बहुपक्षीय सामंजस्यपूर्ण विकास हासिल करने के लिए उन्हें फैलाने का एक साधारण सा काम है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पर न केवल गांव वाले कुछ नहीं समझ पाए, बल्कि अनिल पाटिल जैसे युवा जो लगातार घूमते रहते थे, वे भी कुछ नहीं समझ पाए। ईशा देशमुख और विक्रमजीत सिंह हालांकि गहराई से समझ गए और उन्हें लगा कि देवांश के शब्द बहुत ज्वलंत और सटीक थे, लेकिन उन्होंने उसका पर्दाफाश करने की हिम्मत नहीं की, बस एक तरफ से सूक्ष्म रूप से सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि देवांश सही कह रहा था। ईशा और बाकियों को सिर हिलाते देख गांव वालों ने इसे संकेत माना कि देवांश झूठ नहीं बोल रहा था। रही बात खुद समझने की, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बस बहुत भव्य और प्रभावशाली लग रहा था। जब गांव वाले अभी भी उलझन में थे, देवांश ने ईशा और बाकी लोगों से कहा, ठीक है, नए साल की बधाई दी जा चुकी है और उपहार दिए जा चुके हैं। अब आप लोग जहां से आए थे वहां वापस जाए। आप में से इतने सारे लोग हैं, मेरी माँ के पास आपके लिए दोपहर का खाना बनाने का समय नहीं है। अरे शरारती लड़के, ये कैसी बात है? दूर से आए मेहमानों का स्वागत है। जब तक वे बुरा नहीं मानते, मैं उन्हें दोपहर का खाना खिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लक्ष्मी ठाकुर ने जल्दी से कहा। गर्मजोशी और मेहमान नवाजी लक्ष्मी का स्वभाव था और चूंकि उन्होंने उसे इतने सारे उपहार दिए थे, उसे लगा कि उन्हें खाना खिलाना उसका फर्ज है। हालांकि ईशा और बाकी लोग भी रुकना चाहते थे और ठाकुर परिवार के यहाँ दोपहर का खाना खाना चाहते थे, लेकिन देवांश का लहजा पहले ही तय हो चुका था। चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे सब माफी मांगते हुए मुस्कुराए, ये कहते हुए कि उनके पास जरूरी काम है और उन्हें तुरंत वापस लौटना है। लक्ष्मी के बार बार रोकने की कोशिशों के बावजूद एक भी व्यक्ति रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कपूर परिवार भी सबके जाने के बाद और निर्मल जल से भरी गाड़ी आंगन में पहुंचाने के बाद बिना किसी देरी के तुरंत निकल गया। पलक झपकते ही कभी हलचल से भरा आंगन अब केवल गांव वालों और करीने से सजाए गए नए साल के उपहारों के ढेर के साथ रह गया था। और जब गांव वालों ने देखा कि नए साल के सभी आगंतुक चले गए हैं, तो वे तुरंत इकट्ठा हो गए, आंगन में उपहारों की जांच करने लगे, यह अनुमान लगाने लगे कि प्रत्येक की कीमत कितनी है और कौन सा दूसरे से अधिक महंगा है। खुशी खुशी व्यस्त हो गए। बलवंत और लक्ष्मी ठाकुर को भी उनके द्वारा खींच लिया गया। वे उपहारों के ढेर के बीच खड़े थे, गांव वालों की तरह तरह की तारीफें और ईर्ष्यापूर्ण बातें सुन रहे थे और कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। इस बीच तुषार और बाकी लोगों ने चुपचाप देवांश को घेर लिया था, जो ऊपर से तो उत्साही लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कातिलाना इरादे पाल रहे थे, जैसे कि डर रहे हों कि कहीं वह चुपके से खिसक न जाए। उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे और अगर उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिले तो शायद उनका साल अच्छा नहीं बीतेगा। लकी तनेजा तो पहले से ही एक तरफ अपनी मुठ्ठियां रगड़ रहा था, लेकिन वह केवल इसलिए रुका हुआ था क्योंकि गांव वाले अभी तक गए नहीं थे। लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अनिल पाटिल और अन्य युवाओं द्वारा देवांश भाई के परिवार के आराम में खलल न डालने की अपील के तहत गांव वाले धीरे धीरे आंगन से चले गए। अनिल ने तो सोच समझकर बाहर से आंगन का गेट भी बंद कर दिया। इस प्रकार ठाकुर परिवार के सदस्यों के अलावा केवल तुषार और अन्य 5 बाहरी लोग आंगन में रह गए। इस पल देवांश वास्तव में अनिल पाटिल से कहना चाहता था, मैं वास्तव में इसका आभारी हूँ। जैसे ही अनिल ने आंगन का गेट बंद किया, लकी तनेजा सबसे पहले देवांश पर टूट पड़ा, एक छोटे से दांव के साथ उसे काबू में कर लिया। ये देखकर दीपिका, जो तेज दिमाग वाली थी, एक लंबी बेंच ले आए और हड़बड़ाहट में निर्देश दिया, जल्दी इसे इस पर लिटाओ, इसे दावत बकरा की तरह बांध दो। लकी तनेजा ने कुछ साल पहले ठाकुर परिवार को बकरे काटने में मदद की थी। बाद में उसने तुषार की मर्सिडीज बेंज का इस्तेमाल कटे हुए बकरों को नए साल के सामान के रूप में बेचने के लिए बाजार ले जाने के लिए भी किया था। वह साल सुअर प्लेग के साथ संयोग से आ गया था और पोर्क की कीमतें 40 या 50 रुपये प्रति जिन तक बढ़ गई थीं। एक सुअर अकेले 15,000 रुपये में बिका, जिससे बहुत सारा कर्ज चुकता हो गया। इसलिए लकी और बाकी लोग बकरे को बांधने में बहुत कुशल थे। कुछ ही देर में उन्होंने देवांश को लंबी बेंच पर दबा दिया। हालांकि उन्होंने उसे वास्तव में नहीं बांधा, बस इसका दिखावा किया। पीहू ने यह देखकर एक बार फिर शरारत से छलांग लगाई और तालियां बजाईं। फिर साफ आवाज में बोली, मम्मी जल्दी मुझे ऊपर उठाओ, मुझे फिर से बकरे की सवारी करनी है। सिया असहाय थी और केवल अपनी बेटी को फिर से उठा सकती थी। उसे देवांश की पीठ पर बिठा दिया, फिर उसे गिरने से बचाने के लिए झुककर उसकी रखवाली करने लगी।
और पीहू के इस बकरा नियंत्रण ताबीज के रूप में काम करने के साथ लकी, तुषार और अन्य लोगों को अब उसके हाथ खींचने की जरूरत नहीं थी और वह लंबी बेंच से उठेगा भी नहीं। तुम्हें देवांश ठाकुर, मैंने सोचा था कि तुम ईमानदार हो और झूठ बोलने वालों में सबसे आखिरी होगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर इतना अच्छा कर रहे होगे और तुमने हमें ये सोचकर बेवकूफ़ बनाया कि विक्रमजीत सिंह ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था। जल्दी ईमानदारी से कबूल करो, ये सारे बड़े लोग तुम्हें नए साल की बधाई देने क्यों आ रहे हैं? अगर मैंने कहा कि उन्होंने फिर से गलत व्यक्ति को पहचान लिया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? देवांश ने अजीब तरह से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तुषार और अन्य लोगों ने तुरंत देवांश को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो और कुछ नहीं बोले। लकी तनेजा ने तो अपना दाहिना हाथ भी उठाया, उसे ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया, मैं मूल रूप से एक आम आदमी के रूप में तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे क्रूर धोखे का सामना करना पड़ेगा। अब मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं वास्तव में एक कसाई हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। लकी तनेजा बुचा, आज मैं तांडव मचाने वाला हूँ। पीहू, जल्दी से दूर हो जाओ, कहीं बाद में तुम पर खून न गिर जाए। अध्याय 518। पीहू के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। खी 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 खी। डरने के बजाय ये सुनकर पीहू और भी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतना ही नहीं, उसने अपनी कमर मटकाते हुए देवांश के कूल्हे पर थपकी मारी और लकी तनेजा की ओर चिल्लाई, मोटे अंकल जल्दी करो, यहाँ से काटो। पुट्ठे का मांस मज़ेदार होता है, मुझे पुट्ठे का मांस खाना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। तो वह सारा समय जो मैंने तुम्हारे साथ कीचड़ में खेलने में बिताया वह सब बेकार गया। ये पुट्ठे के मांस के लालच के सामने कुछ भी नहीं था। लकी तनेजा ने वास्तव में काटने की कोशिश नहीं की, बल्कि देवांश को धमकाया, मिस्टर देवांश, लकी तनेजा अब एक आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर मैंने सच में इस चाकू से काटा तो तुम कम से कम आधे अधूरे अपंग हो जाओगे। इसलिए यहाँ सुझाव यह है कि आसानी से कबूल कर लो, वरना नमक और जीरे के साथ भून दिए जाओगे। देवांश जानता था कि किसी और को समझने का बहाना अब नहीं चलेगा, इसलिए उसने वही कहानी दोहराई जिसका इस्तेमाल उसने दीपिका, सिया और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था कि वह गुरु देवांश की औषधीय गोलियों के लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हालांकि दीपिका और अन्य लोग अब इस कारण पर थोड़ा संदेह कर रहे थे, लेकिन देवांश आखिर उनका परिवार था, इसलिए भले ही उन्हें संदेह था, वे इसे बाहरी लोगों के सामने नहीं दिखा सकते थे, वरना इससे देवांश को बहुत शर्मिंदगी होती। उन्हें लगा कि वे तुषार और उसके ग्रुप के जाने तक इंतजार कर सकते हैं, फिर बंद दरवाजों के पीछे आपस में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए अपनी उलझन के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुषार और उसका ग्रुप थोड़ा मुश्किल होगा। देवांश के बोलने के बाद लकी सबसे पहले पूछने वाला था, तुम विक्रमजीत सिंह के साथ व्यापार करते हो, इसलिए चिंटू चड्ढा तुमसे डरता है। ये समझ में आता है, लेकिन विक्रमजीत तुम्हारा इतना सम्मान क्यों करता है? यहाँ तक कि उसने स्वेच्छा से तुम्हारे दूसरे यानी जसवंत ठाकुर, जो क्राइम ब्रांच का डायरेक्टर है, उससे भिड़ने की पेशकश भी कर दी। और तुम्हारी साधना तकनीक कहाँ से आए? ये सुनकर दीपिका को लगा कि लकी तो बस उसका सबसे अच्छा प्रवक्ता है, क्योंकि वह भी यही सवाल पूछना चाहती थी और लकी से भी ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं, लकी ने केवल हिमशैल का सिरा देखा था, जबकि उसने पूरा हिमशैल देखा था। विक्रमजीत सिंह स्वेच्छा से देवांश के लिए कुली का काम कर रहा था। क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर से भिड़ना, नए साल के दूसरे दिन बधाई देने आना, ये ज्यादा से ज्यादा आपसी लेन देन माने जा सकते हैं, लेकिन कुली का काम करना, ये निश्चित रूप से अपने रुतबे को गिराना था और विक्रमजीत इसके लिए वास्तव में तैयार था। अगर यह बात बाहर निकल गई तो कौन विश्वास करेगा? इसके अलावा ईशा देशमुख और लव्या सालियान इतनी कम उम्र की हैं, क्या उन्हें भी बीमारियां हैं और इलाज के लिए औषधीय गोलियों की जरूरत है? तुषार ने भी पूछा और रिया कपूर। डिम्पल ने कहा, सिया की ओर देखते हुए। उसका सामान्य भाव देखकर उसने अपनी बात जारी रखी, उसने तुमसे क्या फुसफुसाया? बात करते करते वह अचानक इतनी बेचैन क्यों हो गई? कमांडर हर्षवर्धन और अन्य लोग किस तरह की तकनीक चाहते हैं? क्या ये भी औषधीय गोलियों से संबंधित है? गुंजन ने भी पूछा। वेदिका ने अपना मुंह खोला, उसे लगा कि इस समय मिलनसार दिखने के लिए उसे कुछ पूछना चाहिए, लेकिन उसके पास पूछने के लिए वास्तव में कुछ नहीं था और एक पल के लिए वह बहुत घबराई हुई और अजीब महसूस कर रही थी। ये सवाल जो उन्होंने पूछे वे वास्तव में वही थे जो दीपिका और सिया भी पूछना चाहती थीं। अब जब यह उनके मुंह से पूछा गया तो इसने उन्हें अपने परिवार पर सवाल उठाने की शर्मिंदगी से बचा लिया। इन सवालों को सुनने के बाद देवांश लंबी बेंच पर शांति से लेटा रहा और बहुत ही सौम्य तरीके से जवाब दिया, आपके द्वारा पूछे गए इन सभी सवालों का जवाब 2 शब्दों में दिया जा सकता है, सेहत। तुषार और अन्य
चूंकि अभी आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, आप अभी तक उस बड़ी कीमत को नहीं समझ सकते जो एक व्यक्ति अपनी सेहत वापस पाने के लिए चुकाने को तैयार होता है, देवांश ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में एक सूक्ष्म उदासी थी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसने उस भावना का अनुभव किया था। चाहे वह उसके पिछले जन्म में हो या अब, पीहू की सेहत बहाल करने के लिए वह सचमुच कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। यहाँ तक कि 10,000 साल की अकेली तड़प जिसे उसने एक अडिग दिल के साथ सहा था, अंत में जब अमृतत्व के प्रलोभन का सामना करना पड़ा तो उसने समय को उल्टने और 10,000 साल पहले आज के दिन लौटने का चुनाव करने से पहले एक पल भी संकोच नहीं किया। क्या ये कीमत काफी बड़ी नहीं थी? यह शायद इस दुनिया में चुकाई गई किसी भी कीमत से बड़ी थी। लेकिन क्या देवांश को इसका पछतावा था? अगर उसे दूसरा मौका मिले तो भी वह ऐसा ही करेगा। भले ही इसका मतलब 1 और 10 लाख साल तक साधना करना हो, वह संकोच नहीं करेगा, क्योंकि पीहू के लिए कीमत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह तैयार था। उसके शब्दों को सुनकर हर कोई अनजाने में पीहू के बारे में सोचने लगा और फिर जैसे सहानुभूति रखते हुए उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि देवांश का क्या मतलब है। देवांश ने आगे कहा, चाहे वह विक्रमजीत हो, ईशा हो या रिया कपूर, वे सभी अपने परिवारों के कारण मेरा इतना सम्मान करते हैं, क्योंकि अगर मैं औषधीय गोलियां रोक लूं तो वे अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे ईशा के माता पिता जिन्हें दिग्विजय देशमुख ने जहर दिया था, केवल दिग्विजय के पास ही उसका मारक था। अगर मैंने उसे गुरु देवांश की औषधीय गोलियां न दी होती तो उसके माता पिता निश्चित रूप से मर गए होते। और बूढ़े जगदीश कपूर जो अपनी मौत की सेज पर थे, जिनका एक पैर पहले से ही कब्र में था, लेकिन गुरु देवांश की गोलियों की वजह से न केवल उनकी बीमारी ठीक हुई बल्कि उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण आंतर शक्ति भी हासिल कर ली। अंततः वे मेरे लिए जसवंत ठाकुर से भिड़ने को तैयार हैं, नए साल की बधाई देने के लिए हजारों मील का सफर तय करने को तैयार हैं। वास्तव में वे मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि गुरु देवांश का कर रहे हैं। इस बिंदु पर देवांश ने अपने मन में जोड़ा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि वे गुरु देवांश का सम्मान कर रहे थे। अगर तुम खुद नहीं समझ पाए तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। और हालांकि मैंने विक्रमजीत को गोलियां नहीं दी, लेकिन अगर वह मेरा सम्मान नहीं करता है तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है और वह भी अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन ये शब्द जब तुषार, दीपिका और अन्य लोगों ने सुने तो उनका एक अलग अर्थ निकला। उन्होंने सोचा कि देवांश बस गुरु देवांश की महिमा का आनंद ले रहा है, लेकिन वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वही गुरु देवांश है। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही बेतुका था, उनकी सोचने की क्षमता से पूरी तरह परे। यह ऐसा था जैसे, क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका अपना भाई, जिसके साथ आप गरीबी में पले बड़े हैं, वह दुनिया का जाना माना अमीर आदमी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे कभी उसकी तुलना महान गुरु देवांश से नहीं करेंगे। देवांश ने अपनी बात जारी रखी, जहां तक हर्षवर्धन और बाकी लोगों की बात है, वे वास्तव में वैसी ही साधना तकनीक चाहते हैं जैसी मैंने लकी तनेजा को दी थी। लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं और थोड़ी सी चूक से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए मैं अभी उन्हें इसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे ये तकनीक कहाँ से मिली, जाहिर है मैंने अतीत में किसी और के साथ इसके बदले औषधीय गोलियों का सौदा किया था। साधना तकनीक चाहे कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, अगर आप मर चुके हैं तो उसे रखने का क्या मतलब है? इसलिए अंत में ये सब उन 2 शब्दों पर आ जाता है, सेहत। एक आखिरी सवाल, हर कोई जानता है कि कपूर परिवार के गुरु देवांश के साथ अच्छे संबंध हैं, तो गुरु देवांश ने कपूर परिवार को गोलियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति क्यों नहीं दी और इसके बजाय आपको चुना? तुषार ने जोर देकर पूछा। अध्याय 519, क्योंकि तुमने कहा था, मैं इंतजार करती रहूंगी। ये औषधीय गोली मूल रूप से कपूर परिवार द्वारा ही प्रस्तुत की जा रही थी। बस बाद में जब मैंने कपूर परिवार से गोलियां मांगी तो गलती से मैंने गोलियों के एजेंसी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। देवांश ने बिना किसी भाव के कहा, ये कैसे हो सकता है? कपूर परिवार इसे तुम्हारे लिए छोड़ने को कैसे तैयार हो सकता है? लकी तनेजा ने जल्दी से बीच में टोकते हुए पूछा। इससे पहले कि देवांश बोल पाता, तुषार ने खुद ही जवाब दिया, ये नामुमकिन नहीं है। क्यों? इतने भारी मुनाफे के साथ क्या कपूर परिवार वास्तव में इसे देवांश को देने के लिए तैयार होगा? या क्या रिया कपूर ने देवांश भाई को पसंद कर लिया है? लकी ने बिना किसी संकोच के कहा। बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है और जल्दी से कुछ बार थू थू किया, फिर अपने मोटे हाथ से अपने मुंह पर थप्पड़ मारा। बच्चे की बात है, बुरा मत मानना, आखिरकार मैं अभी भी 300 महीने से अधिक का बच्चा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी को सिहरन महसूस हुई, इस डर से कि कहीं लकी तनेजा फिर से कोई पोज न देने लगे, जिस स्थिति में उन्हें सचमुच अपनी आंखें धोने की जरूरत होगी।
लकी तनेजा को और कोई तमाशा करने से रोकने के लिए तुषार बोला, अगर तुम गुरु देवांश होते तो क्या तुम अपनी गोलियां किसी विशालकाय मगरमच्छ को सौंपते या तुम सत्ता एक आम आदमी के हाथों में देते? वह निश्चित रूप से कोई विशालकाय मगरमच्छ होता। चाहे वह बिक्री के चैनल हो या उनके हलकों में बने संपर्क, एक बड़े खिलाड़ी को ही फायदा होता है। लकी तनेजा ने लगभग बिना सोचे कहा। गलत, डिम्पल ने कहा, गुरु देवांश की गोलियों को बिकने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें चैनलों और संपर्कों की क्या जरूरत? इसके विपरीत मौजूदा स्थिति को देखते हुए जहां सभी बड़े लोग देवांश की जी हुजूरी कर रहे हैं, अगर इसे किसी बड़े खिलाड़ी को सौंपा जाता तो संभवतः यह एक ऐसा परिवार बना देता जिससे गुरु देवांश को भी सावधान रहना पड़ता। तुषार ने बीच में कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि जब देवांश को एजेंसी के अधिकार मिले तो जरूरी नहीं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कपूर परिवार उन्हें छोड़ने को तैयार था। ये बहुत संभव है कि यह गुरु देवांश का मौन निर्देश था। आखिरकार अगर देवांश एक अमीर परिवार बनना चाहता है तो 1 या 2 दशकों के बिना ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए गुरु देवांश को इस बात का डर नहीं है कि देवांश उनकी गोलियों का उपयोग खुद को विकसित और मजबूत करने के लिए करेगा। तो ठीक इसलिए क्योंकि देवांश बहुत कमजोर है, गुरु देवांश ने उसे चुना। लकी तनेजा को आखिरकार पूरी बात समझ में आ गई। मोटे तौर पर यही बात है। तुषार ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए भी सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश का चेहरा शिकन से भर गया। मैं कहता हूँ, जब तुम मेरी बुराई कर रहे हो तो क्या तुम कम से कम यह मेरी पीठ पीछे कर सकते हो? मैं अभी भी यहाँ पूरी तरह से ठीक लेटा हूँ और तुम इतनी बेशर्मी से कह रहे हो कि मैं कमजोर हूँ। क्या यह उचित है? हालांकि देवांश ने मौखिक रूप से असंतोष व्यक्त किया, लेकिन वह उनकी खुद ब खुद कहानी बना लेने की भावना से बेहद खुश था। इससे उसे मनोरंजन उद्योग के एक आधे अधूरे गायक की याद आ गई। हर बार जब वह संगीत कार्यक्रम आयोजित करता था तो उसे केवल शुरुआत करनी होती थी और बाकी काम पूरी तरह से नीचे मौजूद दर्शकों पर छोड़ दिया जाता था। उसे लगा कि उसकी स्थिति उस व्यक्ति के समान ही थी। इसके अलावा उसने सुना था कि हाल ही में वह व्यक्ति संगीत कार्यक्रमों में माइक्रोफोन भी नहीं पकड़ता था। पूरी बात यह थी कि दूसरे लोग उसके लिए गाने के लिए पैसे देते थे। देवांश को इससे बहुत ईर्ष्या थी और उसे उम्मीद थी कि तुषार और लकी तनेजा भविष्य में इन दर्शकों को रोल मॉडल के रूप में ले सकते हैं, अपने प्रयास जारी रख सकते हैं और नई उपलब्धियां बना सकते हैं। जहां तक देवांश की शिकायतों का सवाल है, ग्रुप में किसी ने भी परवाह नहीं की और बस उसे हवा की तरह नजरअंदाज कर दिया। दीपिका और सिया, जिनके मन में मूल रूप से देवांश के बारे में कुछ संदेह थे, तुषार और बाकी लोगों की बातचीत सुनने के बाद उनके संदेह पूरी तरह से दूर हो गए और अब उनके दिलों में किसी भी तरह के बुरे भाव का कोई नामोनिशान नहीं था। संदेह दूर होने के बाद लकी तनेजा अचानक बेंच की ओर दौड़ा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नीचे बैठ गया और देवांश की ओर देखकर मुस्कुराया। देवांश भाई, चूंकि तुम गुरु देवांश की गोलियों के प्रतिनिधि हो, तुम गुरु देवांश को बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? तो क्या तुम? नहीं, देवांश ने निर्णायक रूप से कहा, तुमने अभी मुझे दावते बकरे की तरह कुर्सी से बांधा और अब तुम मेरी मदद चाहते हो। तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? किसने कहा था कि तुम पिछले 2 सालों से न तो इंसान थे और न ही भूत, और फिर अचानक अपनी जिंदगी पलट दी और इतना बड़ा नाम कर लिया? अगर यह खबर बाहर निकलती तो कौन यकीन करता? लकी तनेजा ने अपनी बात पूरी की और जारी रखा, इसके अलावा मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस मेरी मदद करो और पूछो कि क्या गुरु देवांश मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। आखिरकार सिर्फ एक दिन में आंतर शक्ति विकसित करने की मेरी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि गुरु देवांश के अलावा कोई और मेरा गुरु नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश अब लकी तनेजा के साथ माथापच्ची नहीं करना चाहता था। अगर पीहू अभी भी उसकी पीठ पर सवार न होती तो देवांश बहुत पहले ही भाग चुका होता। ये देखकर कि देवांश कुछ नहीं बोल रहा, लकी तनेजा ने विषय बदल दिया। मैं जानता हूँ कि यह एहसान तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार तुम इतने कमजोर हो कि शायद गुरु देवांश के सामने बोल भी न पाओ, इसलिए मैंने सवाल बदलने का फैसला किया है। तुमने पहले कहा था कि तुम्हारे बैंक कार्ड में जमा राशि है, क्या ये सच है? तुम क्या करना चाहते हो? देवांश ने सावधानी से पूछा। लकी तनेजा का हाथ इन दिनों थोड़ा तंग है, क्यों न तुम मुझे कुछ 100 करोड़ उधार दे दो खेलने के लिए। लकी तनेजा ने दांत दिखाते हुए कहा। ये सुनकर देवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर पीहू से बहुत ही प्यार से कहा, पीहू, तुम एक पल के लिए नीचे क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारे मोटे अंकल के साथ कुछ चर्चा करनी है। पीहू, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस वैसे ही बैठी रहो, वह सबसे सुंदर है, लकी तनेजा ने कहा आंगन के बाहर की ओर चलते हुए, इस डर से कि देवांश उछलकर उसे पीट देगा। भले ही वह अब एक आंतर शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वह देवांश से लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि अगर उसने थोड़ी भी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह देवांश को ऊपर न पहुंचा दे।
हालांकि जैसे ही लकी तनेजा आंगन से बाहर भागने वाला था, अचानक उसके पीछे से एक जोरदार बूम की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बिल्कुल नई काली मर्सिडीज बेंज जी क्लास दहाड़ते हुए इंजन के साथ बेतहाशा आंगन में चली आ रही थी। इसे चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि दीपिका थी। इन अमीर परिवारों ने उन्हें बहुत सारी कारें भेजी थीं, लेकिन दीपिका ने अंततः केवल यह मर्सिडीज बेंज जी क्लास ही रखी। कारण सरल था, गांव में ये कार चलाना आसान था और सड़कों पर उछलती नहीं थी। पीहू ने अपनी बुआ को गाड़ी चलाते देखा, इसलिए वह देवांश की पीठ से कूद गई और उछलती हुई मर्सिडीज बेंज जी क्लास की ओर भागी, ये कहते हुए कि वह भी अंदर जाकर खेलना चाहती है। देवांश अब आज़ाद होकर लकी तनेजा का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह सिया के पास गया और उससे धीरे से पूछा, उन्होंने अभी इतनी सारी कारें भेजी, तुमने अपने लिए एक क्यों नहीं रखी? सिया कुछ नहीं बोली, उसने बस अपना सिर घुमाया और देवांश की ओर देखा, फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। लेकिन अपने दिल में उसने चुपके से कहा, क्योंकि एक खास इंसान ने एक बार कहा था कि वह खुद मुझे एक देगा, इसलिए मैं हमेशा इंतजार करूंगी। गांव के आखिरी छोर पर गांव में स्थित सैन्य शिविर में अविश्वसनीय रूप से व्यस्तता थी। सभी सैनिक सभी फ्रीक्वेंसी पर कर्नल रोशनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक कोशिश की और कोई सफलता नहीं मिली। जैसे ही हर्षवर्धन उन सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को पहाड़ों में खोज के लिए भेजने वाले थे जो पहले उतरे थे, एक धीमी रुक रुक कर आती आवाज आई, मैं हूँ रोशनी। अध्याय 520। मुझे लगता है कि हमें चीफ रोशनी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोशनी की आवाज सुनते ही हर्षवर्धन ने तुरंत राहत की बहुत बड़ी सांस ली। उन्होंने करण के हाथ से सैटेलाइट फोन छीना और माइक्रोफोन में कहा, कैप्टन रोशनी, मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अभी कहाँ हो, तुरंत पहाड़ से नीचे उतरो और नागपुर गांव के कैंप में वापस आओ। हाँ कमांडर, आपने क्या कहा? मैं साफ नहीं सुन पा रही। सैटेलाइट फोन से रोशनी की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। मैंने कहा, तुरंत पहाड़ से नीचे उतरो, तुरंत पहाड़ से नीचे उतरो। क्या तुमने सुना? हर्षवर्धन ने घबराहट में चिल्लाया। मैं सुन नहीं सकती कमांडर हर्षवर्धन, करण को बता दो, मैं पूरा करूंगी। फिर तुरंत कैंप। इस बार आवाज न केवल रुक रुक कर आ रही थी बल्कि उसमें बहुत ज्यादा खरखराहट भी थी। यहाँ तक कि जो कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे उन्हें समझने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से पता चल रहा था कि वे क्या थे। हर्षवर्धन ने बहुत देर तक फोन में चिल्लाया, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी चिल्लाया हो, दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा। कोई आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि खरखराहट भी नहीं। हर्षवर्धन ने माथे पर बल डालते हुए अपने पास खड़े करण से पूछा, उसका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर करण की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमांडर, भले ही सैटेलाइट फोन स्पीकर पर था, लेकिन भय इंसान है, कोई अंतर्यामी नहीं। अगर आप साफ नहीं सुन सके तो मेरे लिए सुनने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अपनी अंदरूनी शिकायतों के बावजूद करण ने अपने कई सालों के पेशेवर प्रशिक्षण पर भरोसा करते हुए रोशनी के शब्दों के टुकड़ों को जोड़कर एक मतलब निकाला। रिपोर्टिंग कमांडर, चीफ रोशनी ने शायद कहा, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकती। यदि कमांडर हर्षवर्धन के पास कोई काम है तो आप इसे करण को सौंप सकते हैं। अपना वर्तमान कार्य पूरा करने के बाद मैं तुरंत कैंप लौट आऊंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। करण का अनुवाद सुनने के बाद हर्षवर्धन ने अनजाने में उस युवक को गौर से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य भरा था। सिर्फ वही नहीं, संचार कक्ष में मौजूद हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। मन ही मन सोच रहे थे, उसने यह अनुमान कैसे लगाया? खास बात यह थी कि यह पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था, जैसे कि रोशनी ने वास्तव में यही कहा हो। लेकिन करण को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इसके बजाय उसने हर्षवर्धन से पूछा, कमांडर हर्षवर्धन, क्या कोई जरूरी बात है जिस पर आपको चीफ रोशनी से चर्चा करनी है? चीफ रोशनी की मंशा के अनुसार आप इसे मुझे सौंप सकते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन बोलने ही वाले थे, लेकिन संचार कक्ष में अभी भी बहुत से सैनिकों को देखकर उन्होंने करण को बात करने के लिए कार्यालय में चलने का इशारा किया। तो हर कोई कार्यालय की ओर उमड़ पड़ा और हर्षवर्धन ने सीधे पूछा, डिप्टी कमांडर करण, क्या तुम जानते हो कि कैप्टन रोशनी पहाड़ों में क्यों गई? जी हाँ, पहाड़ों में एक ज़ॉम्बी था और चीफ रोशनी ने कहा कि वह नागपुर गांव के रहने के माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए उसे खत्म करने जा रही हैं। करण ने जवाब दिया, तुम्हें पता था कि वह ज़ॉम्बी पकड़ने गई है? और कौन जानता है? हर्षवर्धन ने जोर देकर पूछा, इस डर से कि खबर फैल जाएगी और दहशत पैदा होगी। करण ने कहा, मेरे और चीफ रोशनी के अलावा केवल कॉमरेड देवांश जानते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि पहाड़ों में ज़ॉम्बी है? हर्षवर्धन ने पूछा। यह एक ऐसा सवाल था जिससे वे और यहाँ तक कि जनरल ध्रुव और अन्य लोग भी चिंतित थे। ठाकुर परिवार के आंगन से कैंप तक जनरल ध्रुव और अन्य लोगों ने हर्षवर्धन से ज़ॉम्बी के बारे में जान लिया था और समझ गए थे कि हर्षवर्धन रोशनी से संपर्क करने के
लिए इतने उत्सुक क्यों थे, लेकिन हर्षवर्धन की तरह वे भी ज़ॉम्बी घटना की शुरुआत और अंत के बारे में स्पष्ट नहीं थे। इसलिए अब हर्षवर्धन को ये पूछते हुए सुनकर उन्होंने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। ये सवाल सुनकर करण ने उस समय की स्थिति को पूरे विस्तार से बताया। हालांकि उसे लगा कि देवांश का निजी सजा देना अभिमानी और दबंगई थी, लेकिन उसने लांस नायक संजू के पिता महेश पाटिल को ठीक करने के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की। करण की विस्तृत रिपोर्ट सुनने के बाद हर्षवर्धन को देवांश के तरीकों की गहरी समझ मिली और उसे मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। लेकिन अभी इन मुद्दों पर विचार करने का समय नहीं था, ये रोशनी का पता लगाने का तरीका खोजने के बारे में था। इसलिए हर्षवर्धन ने पूछना जारी रखा। चूंकि देवांश ने कहा था कि पहाड़ खतरनाक हैं और यह भी कहा था कि वह इससे निपटने के लिए समय लेगा, तो कैप्टन रोशनी बिना अनुमति के पहाड़ों में क्यों गईं? हालांकि देवांश चिकित्सा में अत्यधिक कुशल है, वह केवल एक चिकित्सक है। उसे एक मार्शल आर्टिस्ट के तरीकों की कोई समझ नहीं है और चीफ रोशनी की गहन तकनीकों की तो बिल्कुल भी नहीं। स्वाभाविक रूप से चीफ रोशनी उसका सुझाव नहीं मानेंगी, करण ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर्षवर्धन और जनरल ध्रुव और अन्य लोगों के चेहरे बेकाबू होकर फड़कने लगे। तुमने वास्तव में कहा कि देवांश को मार्शल आर्टिस्ट के तरीकों की कोई समझ नहीं है? क्या तुम जानते हो कि वह किस स्तर में है जो तुम ऐसी बात कहने की हिम्मत कर रहे हो? इसके अलावा चीफ रोशनी ने यह भी कहा कि चूंकि यह प्रमुखों द्वारा हमें सौंपा गया एक मिशन है, इसलिए बाहरी लोगों को इसे पूरा करने में मदद करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए चीफ रोशनी बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ों में चली गईं, करण ने कहा। हर्षवर्धन: नहीं, मैंने कब कहा कि तुम्हें सौंपा गया मिशन उस दरिंदे से निपटना था? हर्षवर्धन पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। ये सुनकर करण के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। हालांकि कमांडर ने यह नहीं कहा, लेकिन चीफ रोशनी और मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। आपने हमें विशिष्ट मिशन नहीं बताया क्योंकि आप डरते थे कि अगर हमें पता चला तो हम घबरा जाएंगे। नागपुर गांव की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए हमें स्वाभाविक रूप से सभी अस्थिर कारकों को खत्म करना होगा। एकमात्र चीज जो नागपुर गांव की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है वह ज़ॉम्बी है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से वह मिशन बन गया जो कमांडर ने हमें दिया था। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हर्षवर्धन पूरी तरह से सन्न रह गए। यह उनके मूल इरादे से मीलों दूर था। ये सुनकर करण और भी अधिक आत्मसंतुष्ट हो गया। हमने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। हमने सोचा कि यह सिर्फ गांव की स्थिरता बनाए रखने का एक साधारण मामला था, जब तक कि हमें उस ज़ॉम्बी के अस्तित्व का पता नहीं चला। चीफ रोशनी के अनुसार उनके लिए व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करना ये केवल गांव की स्थिरता बनाए रखने का एक साधारण कार्य नहीं हो सकता था। जरूर कोई अधिक खतरनाक छिपा हुआ मिशन उनका इंतजार कर रहा होगा, और वह ज़ॉम्बी बिना किसी संदेह के वही छिपा हुआ मिशन है। करण की व्याख्या सुनने के बाद हर्षवर्धन अपना सिर हिलाने और आह भरने से नहीं रोक पाए। क्या इसे ही कहते हैं डेढ़ सयाना होना? मैं उसे छुट्टी देना चाहता था, उसे अच्छी तरह आराम करने देना चाहता था, लेकिन उसे तो बस मुसीबत खड़ी करनी थी। हर्षवर्धन का भाव देखकर करण ने तुरंत आश्चर्य से पूछा, कमांडर, क्या वह ज़ॉम्बी आपके द्वारा चीफ रोशनी के लिए व्यवस्थित किया गया कोई छिपा हुआ मिशन नहीं है? छिपा हुआ मिशन ऐसी की तैसी। यहाँ आने से पहले हमें यह भी नहीं पता था कि नागपुर गांव के पीछे के पहाड़ों में कोई ज़ॉम्बी है। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। करण की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर चीफ रोशनी नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनसे संपर्क करना चाहिए और उन्हें जल्दी से पहाड़ से नीचे उतारना चाहिए, हर्षवर्धन ने चिंता से कहा। बोलने के बाद वह पछतावे से भरे दिखे और जनरल ध्रुव और अन्य लोगों से कहा, यह मेरी गलती है। मुझे शुरू से ही उन्हें नागपुर गांव आने का उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए था, तब इतनी सारी चीजें इस तरह नहीं होती। जनरल ध्रुव ने यह सुना, हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन के कंधे को थपथपाया, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यह निर्णय हम सभी ने लिया था, तुम अकेले सारा दोष नहीं ले सकते। इसके अलावा हर कोई गरुड़ कमांडो फोर्स के भविष्य के बारे में सोच रहा था। बस किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। अब दोष मरने का समय नहीं है। चलो सोचते हैं कि कैप्टन रोशनी को जल्द से जल्द पहाड़ से नीचे कैसे उतारा जाए, चश्मा पहने हुए एक ब्रिगेडियर ने कहा। करण जानता था कि यह व्यक्ति ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना थे, जो सैन्य क्षेत्र के पॉलिटिकल कमिश्नर थे। ज्ञानी, तर्कसंगत और शांत, हमेशा एक विद्वान जनरल की उपाधि रखते थे। और चूंकि वे और पुराने चीफ जनरल ध्रुव खन्ना दोनों का सरनेम खन्ना था, इसलिए कुछ लोगों ने एक बार अनुमान लगाया था कि भले ही वे पिता और पुत्र न हो, लेकिन उनका कुछ पारिवारिक संबंध हो सकता है। बस यह अफवाह कभी पक्की नहीं हुई थी। हर्षवर्धन ने यह सुनते ही तुरंत सिर हिलाया। सैटेलाइट संचार भी काम नहीं कर रहा है। हम केवल पहाड़ों में एक हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं।
लेकिन पहाड़ विशाल हैं और हो सकता है कि हम अंधेरा होने से पहले उन्हें न खोज पाएं। ब्रिगेडियर चाणक्य ने कहा, पहाड़ों में हेलीकॉप्टर भेजने के बजाय उस व्यक्ति को पहाड़ों में जाने के लिए कहना बेहतर होगा। बोलते समय चाणक्य ने थोड़ा सिर उठाया और अपनी ठुड्डी से गांव की ओर इशारा किया। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत हंसे। सही बात है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसके एक्शन लेने से ये काम पक्का हो जाएगा। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, हर्षवर्धन गांव जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन करण बोल पड़ा, कमांडर पॉलिटिकल कमिश्नर, मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें। मैं जानता हूं कि प्रमुख चीफ रोशनी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें चीफ रोशनी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस एपिसोड का असली वजन एक्शन में नहीं बल्कि चुनाव में है। देवांश हर बार शक्ति दिखाकर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ता है और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। रोशनी की स्थिति हमें याद दिलाती है कि बहादुरी और जल्दबाजी के बीच बस एक पतली रेखा होती है और पीहू, उसके लिए देवांश का हर फैसला किसी भी जीत से बड़ा होता है। मेरे हिसाब से आने वाले पल दो रास्ते खोलते हैं, या तो देवांश खुद आगे बढ़ेगा और सबको चुपचाप बचा लेगा, या फिर कोई बड़ा सच सामने आएगा जो सबकी धारणाएं बदल देगा। सेहत, परिवार, भरोसे की कीमत यहाँ बार बार उभरती है और शायद यही कहानी का दिल है। अब सवाल आपसे, अगर आपको चुनना हो तो आप ताकत दिखाना चुनेंगे या किसी की जान बचाने के लिए चुपचाप सब सह लेंगे? यार, अपनी राय कमेंट्स में बताया करो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही रखा हुआ है, कुछ तो कमेंट करो भाइयों, और सवाल के जवाब भी दे दिया करो, मतलब हमें भी पता चले कि भाई आप कितने एक्टिव हो कहानी सुनते वक्त। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।